जिस साल उनके पेरेंट्स मरे उसी साल उनकी फैमिली कंपनी डूबने वाली थी। मैंने विन से तब रिश्ता तोड़ लिया जब वो अपने सबसे लो पॉइंट पर थी। 5 साल बाद उसकी कंपनी पब्लिक हुई, वो कर दिखाया। वो बन गई जिसे हर कोई रेस्पेक्ट करता था, सीईओ विन। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वो सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार है तो उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी आवाज में नफरत घुली हुई थी। वो भाई जिसने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया, असल में नहीं, वह अब मेरा भाई नहीं रहा। वह कैसा है? रिपोर्टर ने सीईओ विन के भाई की नेशनल वाइड सर्च छेड़ दी। रिवॉर्ड था 10 मिलियन, लेकिन वे मुझे कभी नहीं ढूंढ पाए। उन्हें सिर्फ वह डायरी मिली जो मैंने अपनी मौत से पहले लिखी थी। जब रिपोर्टर ने विन को वो डायरी थमाई तो वो जम गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे लिया, और फिर अगले ही सेकंड उसने उसे कूड़े में फेंक दिया। क्या ये नियन का नया स्टंट है या तुमने रेटिंग्स के लिए ये सब स्टेज किया है? रिपोर्टर ने सिर हिलाया और ध्यान से मेरी डायरी उठाई। ये ट्रूली आपके भाई की डायरी है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखी थी। जहां तक उसकी बॉडी की बात है, उसे क्रेमेट कर दिया गया है। कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया तो क्रेमेटोरियम ने सब कुछ हैंडल कर लिया। इससे पहले कि वो खत्म करता, विन गुस्से में अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। यह मत सोचो कि उसका यह छोटा सा एक्ट मुझे माफ करवा लेगा। तुम जाकर नियन से कह दो मेरा अब एक भाई है। नियन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, भले ही वो मर गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टर हिचकिचाया। तो आप चाहेंगी कि हम इस डायरी का क्या करें? विन ने ठंडी हंसी हंसी पढ़ो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितनी अच्छी तरह झूठ बोल सकता है। डियर डायरी, हेलो, आज से प्लीज मेरा ख्याल रखना। तुम ही हो मेरे पास बचे हुए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज जब मैं उन गिफ्ट्स के साथ भागने की कोशिश कर रहा था जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, विन ने मुझे पकड़ लिया। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था, मैं बस चुपके से निकल जाना चाहता था। लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रुकने की भीख मांगी। बोली कि मैं उसकी इकलौती फैमिली हूँ। मेरा दिल बस एक पल के लिए हिला, लेकिन मैंने अपना चेहरा ठंडा रखा और पीछे हटा दिया। कंपनी डूब गई है। क्या तुम अब भी मुझे वो मोटरसाइकिल मॉडल्स खरीद सकती हो जो मुझे पसंद है? मैं पैसे पानी की तरह बहाता हूँ। क्या तुम मुझे पाल भी सकती हो? मैं बल्कि कोई अमीर औरत ढूंढ लूंगा जो मेरा ख्याल रखे, बजाय इसके कि तुम्हारे साथ हर पैसे के लिए तरसूं। और मैं एक को जानता हूँ। विन घबरा गई। उसने पूछा वह कौन है? बोला मुझे स्कैम मत होने दो, और कसम खाई कि वह और मेहनत करेगी और ज्यादा पैसे कमाएगी और मुझे वापस वो यंग मास्टर वाली लाइफ देगी। लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मैं स्कैम होना चाहता हूँ। तेरा इससे क्या? अगर तुम इतनी काबिल हो, अगर तुम मुझे पाल सकती हो, तो मैं फिर भी तुम्हारा अच्छा छोटा भाई बनूंगा। मैं घर आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास कभी पैसे कब होंगे? इतनी अकड़ वाली विन। वह सच में मुझे रोकने के लिए घुटनों पर आ गई। बहुत दर्दनाक है ना? मैंने मुंह मोड़ लिया। जब वो देख नहीं रही थी, मैंने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ लिए। फिर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा मुझसे चिपकना बंद करो, मेरे फ्यूचर को रोकना बंद करो। मैंने यहाँ तक धमकी दी कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। वो थप्पड़ विन को चौंका गया। वो वहीं जमी खड़ी रह गई, बेबस होकर देखती रही जब मैं अपना सामान खींचकर चला गया। आई एम सॉरी विन, ये बहुत दर्द देगा। ये पेज पढ़ने के बाद रिपोर्टर लिन ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ विन अपने भाई पर इतना डिपेंड करती है, लेकिन कैमरा विन पर घूमता है। उसके चेहरे पर एक भी रेखा नहीं हिलती, पत्थर जैसी ठंडी। वो हल्के से बोली मुझे पछतावा है कि मैं उसके लिए इतनी अच्छी थी। मैंने एक नाशुक्रा कुत्ता पाला। डियर डायरी, मैं वापस आ गया हूँ। आज मैं और टेस्ट के लिए दूसरे हॉस्पिटल गया। कितना चाहता था कि पहली डायग्नोसिस गलत होती तो मैं वापस जाकर विन से माफी मांग लेता। बस अपना अहंकार निगलना होता और वो पहले की तरह मुझे माफ कर देती। लेकिन जिंदगी करिश्मे नहीं बांटती। डॉक्टर ने मुझे गंभीर चेहरे से देखा। तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मौत के डर ने मुझे फिर भी रुला दिया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे तरस से देखा और एडमिशन फॉर्म थमाया। मैं पेमेंट मशीन के पास गया, उसे देखा और चुपके से हॉस्पिटल से निकल गया। ठीक है, मेरे अकाउंट से विन का बैंक कार्ड लिंक था। बेहतर होगा कि मैं उसके पैसे बचा लूं। मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूँ, क्यों बर्बाद करूं? वह जो उसने इतनी मेहनत से कमाया, जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनके पेरेंट्स काम करते थे, वो पैसे लेकर गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन डील फेल हो गई, फाइनेंसेस डूब गए। पेरेंट्स ने उस क्रशिंग प्रेशर के नीचे खुद को रगड़ डाला और एक बिजनेस डिनर के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। सब कुछ विन के कंधों पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा जब डेट कलेक्टर्स दरवाजे पर आए, घर से बिकने लायक हर चीज निकाल ली। और विन मेरे ओवरसीज एजुकेशन के लिए लाखों बचाने को, वह उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई और भीख मांगती रही। लेकिन आखिर में बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया। कर्ज चुकाने के लिए विन ने जिससे भी हो सका उधार लिया। अपना पेट खराब होने तक पीती रही और हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसके पास ठीक होने का समय नहीं था, पैसे भी नहीं थे। जैसे ही होश आया, उसने खुद को डिस्चार्ज करवाया और वापस क्लाइंट्स के पीछे भागने लगी। भीख मांगती रही, किसी के भी सामने झुकती रही जो मदद कर सके। मैं रोया और उससे पहले आराम करने की भीख मांगी। उसने कहा वो लोहे की बनी है, उसे कुछ नहीं होगा। क्या वो पागल नहीं थी? मैं
उसका बोझ बांटना चाहता था। मैं विन को बताना चाहता था कि मुझे विदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले जैसा बिगड़ैल यंग मास्टर नहीं रहा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पार्ट टाइम कर सकता हूँ और उसकी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन उसी पल मुझे सबसे महंगी बीमारी लग जाती है। डियर डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार हूँ? रिपोर्टर लिन की आंखें लाल है। लगता है आपके भाई के पास सच में जाने की वजह थी। इतनी छोटी उम्र में टर्मिनल लीवर कैंसर, कितना दुखद है। विन ठंडी हंसी हंसती है। बहुत ही सिंपैथी प्ले। रिपोर्टर लिन, उसे तुम पर हावी मत होने दो। नियन हमेशा से एक माहिर झूठा रहा है। जब वो छोटा था उसने स्कूल से भागने के लिए पैर में मोच आने का नाटक किया था। हमारी पूरी फैमिली घबरा गई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उसका एक्टिंग हमेशा फर्स्ट रेट रहा है। शायद ऐसा ही हो। कल रात मुझे फिर नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि मैं चाहता नहीं था, बल्कि इसलिए कि दर्द ने मुझे नहीं जाने दिया। बीमारी बढ़ रही है। बिना पेन किलर के मैं सच में दिन नहीं गुजार सकता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और इस वक्त कुछ और ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने जल्द किराया नहीं दिया तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। मैं सच में वो करने वाला हूँ जिसे विन और मैं पुल के नीचे सोना कहते थे। मुझे लगता था यह उन पुरानी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में कितना कूल लगता था। अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ मैं डर गया हूँ। पैसे नहीं बचे थे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय उन गिफ्ट्स को ऑनलाइन बेचने के जो मेरे पेरेंट्स ने दिए थे। वे उन चीजों में से थे जो मैं अपने साथ लाया था। लेकिन जब लोगों ने खरीदने के लिए मैसेज किए मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। सच ये है कि मैं उन्हें जाने नहीं दे पा रहा था। आखिरकार दर्द और भूख से बेहाल मैंने कार्ड से 500 निकाल लिए। विन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे पैसे फिर से खर्च कर दिए। गरीबी ने मेरी नखरई खाने की आदत ठीक कर दी। जब मैं भूख से बेहोश होने वाला था मैंने कूड़े से एक गंदा आधा खाया हुआ बन उठाकर खा लिया। बुरा नहीं था। सच में गरीबी सच में यंग मास्टर लाइफस्टाइल ठीक कर देती है। मैंने सुपरमार्केट से स्टीम्ड बंस का एक बैग और पानी का एक जग खरीदा। फिर फार्मेसी से कुछ पेन किलर, बाकी मैंने किराए के लिए रख लिया। मेरे टीचर ने फिर फोन किया। उन्होंने मुझसे पढ़ाई जारी रखने को कहा। मेरे ग्रेड वाला किसी को गायब नहीं होना चाहिए। मुझे डर था कि वह विन से कांटेक्ट करेंगे तो मैंने कहा कि मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने विन को फोन कर ही दिया। उसने अभी मुझे फोन किया। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। नियन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस औरत के साथ हो, लेकिन तुम्हें वो एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए जिस पर तुम्हें हमेशा गर्व था, सिर्फ उसके लिए। क्या ये सच में वही इंसान है जिसे मम्मी पापा ने पाला? मुझे अपनी आवाज सुने हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन आधी जिंदगी लग रही थी। मैंने सिसकियां रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ दबाया। आंसू फिर भी आ गए। विन, आई मिस यू सो मच। दूसरी तरफ धीरज खोते हुए उसने एक आखिरी बात कही। ये लाइन खुली रखी और मैं सच में तुमसे खत्म हो जाऊंगी। उसने फोन रख दिया। मैं बहुत देर तक रोता रहा। डियर डायरी, मैं विन को ब्लॉक करने जा रहा हूँ। मैं जाकर विदड्रॉल का पेपर वर्क खत्म करूंगा। रिपोर्टर लिन ने देखा कि विन डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। वह चुपचाप रुकता है, अपनी आंख के कोने को पोंछता है, फिर पेज पलटता है। डियर डायरी, मैं शिफ्ट हो गया हूँ। पुरानी जगह 50 रात का था, बहुत ज्यादा। मैंने पूरा दिन पैदल चलकर पूरे शहर में कमरा ढूंढा। आखिरकार दक्षिण की तरफ एक शांत अर्बन विलेज में कमरा मिला। 30 रात का। कमरे में 4 बेड है। मेरे सामने एक अजीब बूढ़ा आदमी है। एक नजर में मैं उससे डर गया। मैंने पास की औरत की तरफ कृतज्ञता से देखा। वह मेरे नीचे वाले बंक पर है। उसका नाम सनी है। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह सच में अच्छी है। उस रात मैंने दवा ली और गहरी नींद सोया। मैंने सपना देखा, उसमें मम्मी पापा मुझे और विन को डिज्नीलैंड ले गए थे, ये जानते हुए कि मुझे आयरन मैन पसंद है। विन मेरी तरफ से घंटों लाइन में खड़ी रही। जब वह आखिरकार सामने पहुंची उसने मेरा नाम लिया और मुझे आयरन मैन परफॉर्मर के सामने धकेल दिया। मैं आखिरकार अपने हीरो से मिला और फोटो खिंचवाई। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखें चांद बन गई। मम्मी पापा और विन पास से खुश होकर देख रहे थे, लेकिन जब मैं फोटो के बाद घूमा वे सब जा चुके थे। चमकीला आसमान बिना वार्निंग के अंधेरा हो गया। मैं घबरा गया और हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वे नहीं मिले। मैं ठंडे पसीने में चौंक कर जाग गया। सनी मुझे चिंता से देख रही थी। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। सनी ने पूछा, मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? मैंने उसे सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस उस पर भरोसा हो गया। जब मैं खत्म हुआ उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहें बहुत गर्म थी। सनी ने बताया कि वो अनाथ है। गोद लिए जाने के बाद उसके फोस्टर फादर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वो और सहन नहीं कर पाई और भाग गई। वह अपनी शुरुआती टीन से अकेली रह रही थी। मतलब उसने तरह तरह के लोग देखे थे और खुद को बचाने के तरीके सीख लिए थे। बूढ़े आदमी, तुम्हारे जैसे किसी को मेरी जरूरत है, उसने कहा। सनी ने मुझे पैसे बचाने की बहुत सी ट्रिक्स सिखाई, जैसे सुपरमार्केट जाकर एक्सपायरी डेट वाली चीजें ढूंढना। कुछ स्टोर छोटा रिफंड देते हैं, दूसरे पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक्सपायर्ड खाना मुफ्त ले जाने देंगे। उसने यह भी सिखाया कि मार्केट वालों द्वारा फेंकी गई सब्जियों के कटे हुए हिस्से उठाओ, सड़े हुए हिस्से काट दो और उबाल लो, पेट भरने के लिए काफी है। सनी मुझे पार्ट टाइम काम पर भी ले गई।
हमने एक दोपहर में 60 कमाए। वह पैसे पकड़कर मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूँ। मैंने सोचा अगर मैं रोज इतना कमा सकूं तो मैं अपने जाने के बाद विन के लिए कुछ छोड़ सकता हूँ। इस ख्याल से मैं जोर से हंस पड़ा। सनी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। तुमने $60 कमाए सनी, इतना खुश हो? उसने मेरे माथे पर चपत लगाई। तुम में सच में कोई अम्बिशन नहीं है। सामने वाले अजीब आदमी पर नजर रखने के अलावा हमें यह भी रेस लगानी होती थी कि पहले कौन वॉशरूम खत्म करके बिस्तर पर पहुंचे, क्योंकि जगह 10 बजे बिजली और पानी काट देती थी। यहाँ रहना असल में किसी तरह खुशनुमा था। लाइट्स बंद होने वाली है, गुड नाइट। रिपोर्टर लिन ने देखा कि जब उसने अजीब आदमी वाला हिस्सा पढ़ा तो ठंडी सीईओ विन ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली। वो सोचता है शायद विन अपने भाई से उतनी नफरत नहीं करती जितना दिखाती है, लेकिन एक पल बाद वो खुद से कहता है कि शायद ये सिर्फ उसका ख्याल था। वो पेज पलटता है और पढ़ता रहता है। डियर डायरी, मैं बाहर निकल आया हूँ। सनी ने कल मुझे खून खांसते देखा। खुद के पास लगभग कोई बचत नहीं थी और फिर भी उसने जिद की कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस कहा था कि फैमिली से झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं उससे छिपा नहीं सका। शायद मैं सच में अभिशप्त हूँ। मैं विन को नीचे नहीं खींचना चाहता और मैं निश्चित रूप से इस सख्त गर्मजोशी भरी औरत को नीचे नहीं खींचना चाहता जिसे मैं अभी अभी मिला हूँ। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह एक दिन अपनी ऑटो रिपेयर शॉप खोलने के लिए पैसे बचा रही है ताकि उसके पास घर कहने के लिए कोई जगह हो। मैं तुम्हारी उम्र के किसी को मरने नहीं दूंगा, उसने कहा। आंखों में जिद जल रही थी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में मैं पहले ही अलविदा कह चुका था। अगली सुबह जल्दी मैं अपने पास जो कुछ था लेकर चुपके से निकल गया। मैं बैठकर ये लिख रहा हूँ, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। मुझे 1 सेकंड आराम करने दो, ठीक है? मेरा शरीर अब और तेजी से फेल हो रहा है। मुझे खून खांसने लगा है। मैं इसे अभी फिर से नहीं रोक पाया। राहगीरों ने मुझे चौंक कर घूरा, पीछे हट गए, उंगलियां उठाकर फुसफुसाए। मैं सिकुड़ गया और बहुत देर बाद फिर से सिर उठा पाया। तब मैंने देखा कि इस डायरी पर खून टपक गया था। मैंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दाग फैलता ही गया। आई एम सॉरी डियर डायरी, तुम्हें गंदा कर दिया। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। दर्द बस काबू से बाहर हो जाता है। जब मैं वहां झुककर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, तब एक औरत पुराने कपड़ों में आई और उसने मेरे हाथों में कुछ पैसे दबा दिए। मैंने जितना मना किया, उसने बस पैसे गिराए और चली गई। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया। वो अपने पति के साथ थी जो डिसेबल्ड था। उसने एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने अपने बालों का एक लट कान के पीछे टक किया, बच्चे के गाल पर किस किया और वापस फल बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। मैं वहां रुका और बहुत देर तक देखता रहा, जब तक अंधेरा हुआ। मेरा आधा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उसके आधे से ज्यादा फल अभी भी बिके नहीं थे। उसने आह भरी। उसके पति ने कुछ दिलासा देने वाले शब्द कहे। दोनों ने सामान बांधना शुरू किया। बच्चे को पास की टोकरी में लिटा दिया। मैंने अपनी टोपी नीचे खींची और जल्दी से वहां गया, और जब वे देख नहीं रही थी, मैंने पैसे वापस बच्चे के कपड़ों में छुपा दिए। बुरा नहीं लिखा। मैं लगभग इमोशनल हो गया। उसके स्पॉन्सर ने उसे काट दिया, तो अब वो पैसे के लिए फिक्शन लिख रहा है। रिपोर्टर लिन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बहुत बेकार हूँ जो यहाँ बैठकर इतना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अगर वह मुझसे मिलने से डर कर अपनी मौत का नाटक कर रहा है तो मैं उसे ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे उसने सच में किया। यह कहते हुए विन खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। इंटरव्यू खत्म हो गया था, लेकिन एपिसोड वायरल हो गया। किसी ने रिकॉर्ड खोद निकाले कि 5 साल पहले अपने भाई से संबंध तोड़ने के बाद विन एक थेरेपी क्लिनिक में नियमित रूप से जा रही थी। लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि माता पिता की मौत और भाई के स्पष्ट विश्वासघात ने उसे गंभीर डिप्रेशन में डाल दिया था। जब कंपनी रिकवर करने लगी, उसने एक और भाई गोद ले लिया था और डायरी ने खुद ऑनलाइन गर्मागर्म बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने नियन पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ क्लाउड के लिए अपनी मौत का नाटक कर रहा है। पैसे के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया, उसे बैंक करप्सी और उसके विनाशकारी प्रभावों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब जब वो सफल हो गई है, वह विक्टिम बनकर आया है और सिंपैथी मांग रहा है। यहाँ तक कि ऐसी डायरी लिख रहा है। बुरी बात है उसके लिए। विन के पास अब एक नया भाई है। अफवाह है कि उसने उसके 98वें जन्मदिन पर पूरा एक अम्यूजमेंट पार्क किराए पर लिया और उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की। वो बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे लोग इतने निश्चित नहीं थे। हो सकता है कहानी में और कुछ हो। ये डायरी बहुत रियल लगती है, इसमें इमोशन। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जिसने ऐसा लिखा वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। लोग जो भी सोचते थे, हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि नियन की डायरी में आगे क्या है। रेटिंग्स के लिए भूखे स्टेशन ने विन से फिर संपर्क किया, पूछा कि क्या वो डायरी को पब्लिक करने की अनुमति देगी। ये दुर्भाग्य था या सच्ची उदासीनता, कोई नहीं कह सकता। लिंगी ने विन का जवाब बताया। डायरी स्टेशन को सौंप दी गई थी और इसे रिलीज करना या नष्ट करना उसकी कोई राय नहीं थी। लिनी ने कहा कि विन ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, उसका केवल एक भाई है और उसका नाम यू है।
कुछ लोग ऑनलाइन इसे पसंद कर रहे हैं। देखते हैं कि नान अब एक एक्ट जारी रखता है जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन लाइट मिलने के बाद स्टेशन ने जल्द ही एक लाइव ब्रॉडकास्ट प्रसारित किया जिसका शीर्षक था नियन की डायरी मौत से पहले। रिपोर्टर लिन स्क्रीन पर दिखा, चेहरा गंभीर। आप सभी की तरह मैंने ये डायरी पहले से नहीं पढ़ी है। सीईओ विन की अनुमति से मैं इसे आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। कृपया कमेंट्स में दयालु रहे। सैकड़ों हजारों लोग एक पल में स्ट्रीम पर उमड़ पड़े। 1 मिनट के अंदर ये 1 मिलियन पार कर गया। हर एक व्यूअर रिपोर्टर लिन की डायरी खोलने का इंतजार कर रहा है। इस बीच विन के ऑफिस में वापस लिन यी विन को एक अजीब अभिव्यक्ति से देखता है। बहुत देर तक हिचकिचाता है, फिर आखिरकार बोलता है, सीईओ विन, ब्रॉडकास्ट शुरू हो रहा है। विन ऊपर भी नहीं देखता। मैंने कहा, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। रिपोर्टर लिन धीमी गहरी सांस लेता है और डायरी खोलता है। प्रिय डायरी, आज मुझे एक कुत्ता मिला। मैं शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वो अपनी घायल टांग घसीटते हुए मेरे पीछे आता रहा, धीरे से रोता रहा। मुझे पता था कि मैं उसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। लेकिन 2 कदम के बाद मैं वापस मुड़ा। जैसे ही मैंने उसे उठाया, छोटे पीले कुत्ते की आंखें चमक उठी। उसने बार बार मेरी हथेली चाटी। मैंने आह भरी। उसे साफ पता था कि मैं एक पुशओवर हूँ। मैंने उसका नाम लकी रखा, उम्मीद करते हुए कि वो एक लंबी पूरी जिंदगी से आशीर्वादित होगा और मेरी तरह खत्म नहीं होगा। मैं उसे वेटरनरी क्लिनिक ले गया। सिर्फ जांच फीस ने मुझे खाली कर दिया। सर्जरी की कीमत 2000 थी। इसके बिना लकी मर जाएगा। मैंने अपनी बाहों में लकी को देखा और डॉक्टर से ध्यान से पूछा, क्या मैं इसे कुछ दिनों में वापस ला सकता हूँ? और कोई देरी नहीं, कल तक लेटेस्ट। मैं क्लिनिक से बाहर लकी को पकड़े हुए निकला, हैरान, और एक सड़क के कोने पर बैठ गया। मैंने उससे बात की, तुम बहुत बेवकूफ हो। इतने सारे अमीर लोगों के होते हुए तुम्हें मुझे ढूंढना था। कोई जो लगभग मर चुका है वह मैं स्वीकार कर सकता था, लेकिन मैं पूरी तरह से बेकार भी हूँ। मुझे 2000 कहाँ से लाने हैं? कुत्ते को मेरी एक बात समझ नहीं आई। वह बस खुशी से अपनी पूंछ हिलाता रहा, एक घर मिलने का जश्न मनाता रहा। उसे देखते हुए मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं एटीएम के पास गया, वहां खड़ा हिचकिचाता रहा और 2000 निकालने लगा। आखिरी बार विन, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूंगा। लेकिन कार्ड ब्लॉक था। विन ने इसे काट दिया था। मेरा दिल बैठ गया। वही थी जिसने कहा था कि उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास मेरे लिए भुगतान करते रहने का कोई कारण नहीं था। मैंने विन से संपर्क करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। लकी की खातिर मैंने उसका नंबर अनब्लॉक किया और कॉल किया। फोन बजता रहा और बजता रहा। जैसे ही मैंने सोचा कि वह नहीं उठाएगी, उसने उठाया। एक ठंडी हंसी। पछता रहे हो? तुमने मुझे ब्लॉक किया और अब खुद कॉल कर रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? उसका हर शब्द मुझे बोलने से पहले ही लगा। मैं बस फोन काटना चाहता था, लेकिन लकी मेरी बाहों में था। मुझे 2000 भेज दे। विन एक पल के लिए चुप रही, फिर चुपचाप गुस्से में, तुम इतने दिनों तक मुझे फोन नहीं करते। तुम नहीं पूछते कि मैं ठीक से खा रही हूँ, सो रही हूँ, या तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं। बस पैसे चाहिए है ना? मैंने अपना होठ काटा। नमक और तांबे का स्वाद गले में आ गया। मैंने उसे वापस दबाया और सपाट जवाब दिया, हाँ। विन एक सेकंड के लिए घुटती लगी, फिर ठीक है, पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। खुश हो अब? मुझे तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। नान, तुम्हारा सच में कोई दिल नहीं है। आज से हम भाई बहन नहीं रहे। उसने फोन काट दिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं झुक गया और उल्टी कर दी, लकी को पकड़े हुए। खून, इतना सारा खून काले फुटपाथ पर आप मुश्किल से बता सकते थे। लकी डर गया लगता था, रोता रहा और बार बार मेरा चेहरा चाटता रहा। मैंने उसे धीरे से सहलाया। दर्द हुआ, लेकिन मैं दर्द के प्रति सुन्न होता जा रहा था। मेरे सीने का दर्द और बुरा था। मैंने अपना फोन चेक किया। विन ने 20,000 भेजे थे। जब मैंने एक्स्ट्रा वापस भेजने की कोशिश की तो पाया कि उसने मुझे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मैंने लकी को पकड़ा और बहुत देर तक रोता रहा। मुझे तब पता चल गया था कि विन सच में मुझसे खत्म हो चुकी है। मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए, मुझे काट दे, लेकिन अब जब उसने सच में किया तो मैं दुख से मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लकी, मेरा अब कोई घर नहीं है। लाइव कमेंट्स उड़ रहे थे, ये इतना हिट क्यों करता है? भले ही ये लड़का फेक कर रहा हो, कहानी विनाशकारी है। मैं पहले से ही फाड़ रहा हूँ। जारी रखो। लकी का क्या हुआ? कुत्ता बोल नहीं सकता, वह सिर्फ एक घर मिलने का जश्न मनाता है। सही बात है। अब तक अभी भी कुछ लोग नान को फ्रॉड कह रहे थे, विक्टिम बन रहा है, सिंपैथी मांग रहा है, लेकिन पहले की तुलना में ये समुद्र में एक बूंद था। ऐसा लग रहा था कि अब हर कोई लकी के भाग्य के बारे में अधिक परवाह करता है। कमेंट से उत्साहित होकर रिपोर्टर लिन खुद को संभालता है और पेज पलटता है। प्रिय डायरी, काफी समय हो गया। अच्छी खबर, लकी की सर्जरी हो गई। वह अब स्वस्थ है। केवल एक बात, लकी बहुत चिपचिपा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वह पीछे आता है।
वो सोते समय भी मेरे पैरों से सटकर लिपट जाता है। बुरी खबर, मेरी बीमारी बढ़ गई है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय बचा है, शायद 1 महीने से भी कम। जब मैं बल्क में दर्द निवारक दवाएं खरीदने फार्मेसी जाता हूँ तो स्टाफ मुझे संदेह से देखता है, जैसे उन्हें लगता है कि मैं आदी हूँ। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। थोड़ी गिड़गिड़ाने से वे नरम हो जाते हैं, लेकिन दर्द निवारक अपना असर खो रहे हैं। बस सोने के लिए मुझे और अधिक लेना पड़ता है। कल फ्लायर्स बांटते समय मैं अचानक सड़क पर गिर गया। लकी डर गया, मेरा चेहरा चाटता रहा, पागलों की तरह भौंकता रहा, जब तक एक दयालु अजनबी मुझे अस्पताल ले गया। एक और बिल। जब मैंने सब जोड़ा तो न केवल मैंने पार्ट टाइम जॉब का दिन का पैसा खो दिया, बल्कि मैंने कमाए से कहीं अधिक खर्च कर दिया था। आपको तुरंत भर्ती होने की जरूरत है। हमें आपके परिवार से संपर्क करना होगा। इस दर पर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसे जरूरत नहीं थी। मैंने एक अस्पष्ट जवाब दिया और वहां से जल्दी निकल गया। मेरे लिए कोई अस्पताल में रुकना नहीं, बहुत महंगा। प्रवेश द्वार के बाहर मुझे लकी मिला। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मेरी ओर दौड़ा, लेकिन उस रात दर्द ने मुझे करवटें बदलने पर मजबूर कर दिया। लकी ने मेरी पीड़ा महसूस की। वह परेशान था, लेकिन असहाय। वो बस मेरे पास सट सकता था और चाटता रह सकता था, जैसे वो रोने वाला हो। मैंने कमजोर होकर उसे सांत्वना देने के लिए हाथ उठाया। कोई बात नहीं। लेकिन अगले ही पल मैं बाथरूम की ओर दौड़ा, टॉयलेट पर झुक गया, हेकिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अपने अंदर जो कुछ बचा था उसे खाली करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता ये कितनी देर चला, बुरी तरह से, जब तक दुनिया अंधेरी नहीं हो गई। मैं लकी के मेरा चेहरा चाटने से होश में आया। मैंने आईने में देखा और लगभग खुद से डर गया। क्या नजारा था। बाल पतले हो रहे थे, त्वचा पीली पड़ गई थी। मेरे जो नरम गोल गाल थे वे अब इतने क्षीण हो गए थे कि मेरी जबड़ा एक तेज बिंदु पर आ गया था। विन मुझे चिढ़ाती थी कि मेरा बेबी फेस मुझे पूरी तरह से हानिरहित दिखाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चेहरा सच में हमेशा ऐसा ही रहेगा। जवान रहना हमेशा अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता था, विन के साथ रहना चाहता था, उसे जीवन बनाते देखना चाहता था, प्यार में पड़ते देखना चाहता था, खुशी पाते देखना चाहता था। मैंने अपना चेहरा धोया, अपने गाल थपथपाए, खुद को थोड़ा हौसला दिया। इस सब में एक उज्जवल पक्ष है। कम से कम विन मुझे ऐसे नहीं देख सकती, वह डर जाएगी। मैंने अपनी दर्द निवारक दवाएं गटक ली और आखिरकार सो गया, केवल आधी रात को बुखार से जलते हुए जागा। प्रिय डायरी, बहुत दर्द होता है। मुझे विन की याद आती है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं बस उसे एक बार और देखना चाहता हूँ, दूर से ही सही। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछना है ना? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लकी मेरे साथ आ रहा है। मैंने एक टोपी, एक फेस मास्क और एक काला कोट पहना, बहुत कूल, एक जासूस की तरह। मुझे बस दूर से विन की एक झलक चाहिए। प्रिय डायरी, में वापस आ गया हूँ। विन बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी हमेशा दिखती थी, तेज और खूबसूरत, शायद लंबी लेकिन पतली भी। मैंने खुद से कहा कि मैं एक नजर लूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन वो खुश नहीं दिखती। वो पहले इतनी आसानी से मुस्कुराती थी। बिना सोचे मैं उसके पीछे हो लिया। मुझे नहीं पता था कि विन अस्पताल क्यों जा रही थी या वो थेरेपिस्ट क्यों देख रही थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा। उसने पहले मना कर दिया, मरीज की गोपनीयता। लेकिन जब मैंने एक से अधिक बार उससे भीख मांगी तो उसने एक लंबी आह भरी और जो कुछ वो साझा कर सका वह बताया। विन बीमार है, गंभीर रूप से बीमार। उनके माता पिता की मौत ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। मेरा जाना इसे और बदतर बना दिया। वह खुद को दोषी मानती है। उसे विश्वास था कि वो काफी अच्छी नहीं थी, कि वो मेरी देखभाल करने में विफल रही, और इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। उस वजह से विन ने खुद को चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। मैं रोया, फिर आंसुओं के माध्यम से मैं हंसने लगा। वो बहुत मूर्ख है, मैं बेकार था, मैं वो था जो उसे नीचे खींच रहा था। विन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वह अपनी पूरी साल की पॉकेट मनी बचाकर मेरे लिए एक शानदार जन्मदिन का तोहफा खरीदती थी। वह हर उस बदमाश को पीटती थी जिसने कभी स्कूल में मुझसे छेड़छाड़ की थी, इतना बुरा कि वे उठ नहीं पाते, भले ही इसके लिए उसे सजा मिलती हो। हमारे माता पिता की मौत के बाद उसने अकेले सब कुछ संभाला, हर बोझ को उठाया, और फिर भी मुझे एक आरामदायक जीवन दिया। मैं उसे कैसे नीचा देख सकता हूँ। रिपोर्टर लिन अचानक रुकता है और डायरी को कैमरे के सामने उठाता है। इस पेज पर ध्यान दे, साफ लिखावट के अलावा आंसुओं के निशान है जो भीग कर सूख गए हैं। वो बहुत देर तक रोया होगा। आंसुओं ने ये पूरा पेज भिगो दिया है। रिपोर्टर लिन की अपनी आंखें अब चमक रही है। वो अपनी आवाज को संभालता है जो भावना से कांप रही है। मैं सच में बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने विन को मेरे ठीक सामने से गुजरते देखा और मेरे पास उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। बस एक पल के लिए हमारी आंखें मिली। उसने मुझे देखा और पार कर गई। बेशक जिस तरह से मैं अब दिखता हूँ, मुश्किल से इंसान, वो बेहतर है कि मुझे दोबारा न देखे। मैं नहीं चाहता कि विन शोक मनाए। प्रिय डायरी, मैंने अपना मन बना लिया है। दर्द में धीरे धीरे मरने के बजाय मैं इसे खुद खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ? बीमारी ने मेरा फैसला धुंधला कर दिया होगा। मैं तुमसे बात करता रहता हूँ, लकी से बात करता रहता हूँ, जैसे तुम में से कोई जवाब देगा। लेकिन लकी का क्या? मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं लकी को विन को देना चाहता हूँ ताकि वह उसका साथ दे। प्रिय डायरी, मैंने अपना मन बना लिया है।
दर्द में धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कल मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा एक और दिन रुक जाता हूँ। मैं अपने जन्मदिन पर मरना नहीं चाहता। पिछले साल मेरे 17वें जन्मदिन पर मम्मी और पापा ने मेरे लिए एक कस्टम लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप बनवाया था। जब मैंने उसे खोला तो पापा ने मेरे कंधे पर थपकी दी और हंसते रहे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे कूल बच्चा हूँ। और विन ने मुझे एक मैकेनिकल घड़ी दी थी। उसका फेस लाइट में चमकता था, साफ तौर पर महंगी थी, लेकिन वो सारे गिफ्ट्स बहुत पहले कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर लिए गए। अब मेरे पास सिर्फ वही चीजें बची हैं जो ज्यादा महंगी नहीं थी, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था तब भी मैं उनमें से एक भी बेच नहीं पाया। जब मैं सोता हूँ तो मैं उस भूरे रंग के टेडी बियर को पकड़कर सोता हूँ जो मम्मी ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था। जैसे मैं उन्हें पकड़ रहा हूँ। मम्मी, पापा और विन ने वादा किया था कि वे मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, अपने छोटे राजकुमार के लिए एक पक्की पार्टी। लेकिन अब मेरे साथ सिर्फ लकी है। मैं उसे करीब पकड़ लेता हूँ। वो आखिरी गर्माहट है जो मेरे पास बची है। लकी को लगता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वह मेरी हथेली और मेरे चेहरे को बार बार अपनी गर्म जीभ से चाटने लगता है, मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी गुदगुदी होती है। मैं हंसा और लकी के सिर पर किस कर दिया। मैं उसे लेकर एक बेकरी में गया। मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले मैं उन 3 या 4 लेयर वाले केक को देखकर नाक सिकोड़ता था जो मेरे पेरेंट्स देते थे, लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद सिर्फ उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं वहीं खड़ा प्राइस टैग्स को घूरता रहा, सैकड़ों डॉलर, और मैं हिल भी नहीं पाया। क्लर्क बेचैन होकर आई, बोली ले रहे हो या नहीं? अगर नहीं लेना तो आगे बढ़ो। फिर उसने मेरी बाहों में लकी को देखा और माथा सिकोड़ लिया। पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन उसने अभी एक आदमी को कुत्ता लेकर अंदर जाते देखा था, शायद इसलिए क्योंकि लकी बेकार दिखता था। मैं ग्रूमिंग का खर्च नहीं उठा सकता था। मैंने बार बार माफी मांगी और सबसे सस्ती चीज ऑर्डर की, एक छोटा चॉकलेट कपकेक, $20। मैं पास के एक पार्क में बेंच पर बैठ गया। लकी को गोद में लेकर कोई मोमबत्ती नहीं थी। मैंने चुपचाप अपने दिमाग में सब कुछ किया, फिर आंखें बंद की और विश मांगे। मैंने विश मांगा कि लकी सुरक्षित और स्वस्थ रहे, और विन सफल हो, लंबी उम्र जिए और बाकी जिंदगी खुश रहे। मैंने आंखें खोली और कपकेक लकी को दे दिया। उसने बड़ी खुशी से खाया। मेरे 18वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही निवाले के बाद मुझे वो नीचे रखना पड़ा और मैंने सब कुछ उल्टी कर दिया। उसके बाद मैं लकी को एक पेट सैलून में नहलाने ले गया। $200। मालिक ने कहा कि उसने इतना अच्छा व्यवहार करने वाला कुत्ता कभी नहीं देखा। मैं लकी को वापस ले आया, साफ और प्यारी खुशबू के साथ। मैंने अपना चेहरा उसके फर में छुपाया और उसकी खुशबू ली। लकी यूनिवर्स का एक गिफ्ट है और अब मैं ये गिफ्ट विन को देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो मेरी जगह लकी का ख्याल रखेगी और उम्मीद है कि लकी मेरी जगह उसके साथ रहेगा। कार्ड में अभी भी $20,000 है। मैं वो भी उसके दरवाजे के नीचे किसका दूंगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो अब कोई और एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कल मैं मम्मी और पापा से मिलने दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। प्रिय डायरी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। लकी, मैं तुम पर नजर रखूंगा। और विन, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। सबको लगा कि यह खत्म हो गया, लेकिन रिपोर्टर लिन ने सहज रूप से अगला पेज पलटा और शब्द पाए। मुझे माफ कर दो लकी, मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सका। क्या विन को लगा कि तुम्हारा पहले से कोई मालिक है, या वे तुम्हें नहीं चाहती थी? मैं पास में छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि विन तुम्हें ले जाए, उसके बाद मैं जाऊं, लेकिन लकी पट्टी से छूट गया और मेरी तरफ भागा। अगर मैंने लकी को खुद विन के हाथों में दे दिया होता तो शायद सब ठीक हो जाता। मैंने गिड़गिड़ाकर रोया, प्लीज मुझे मत छोड़ो लकी, प्लीज मत जाओ। लेकिन उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, एक हल्की सी आवाज निकाली, मेरे चेहरे को चाटा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने लकी को करीब पकड़ा और उसे गाना सुनाया, गुड डॉग गुड डॉग। जब तक मैंने गाना खत्म किया मेरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने लकी को मम्मी और पापा की कब्र के बगल वाली छोटी पहाड़ी पर दफना दिया। आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन बहुत रोशन है। मैं 15 तारीख तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लकी, थोड़ा धीमा चलो, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। मम्मी पापा, मैं आ रहा हूँ। विन, अलविदा। रिपोर्टर लिन ने पढ़ना खत्म किया। उसकी आंखें बह रही थी। लाइव कमेंट स्क्रीन पर बाढ़ ला रहे थे, रुको, लकी मर गया और नियन भी मर गया। राइटर ने ऐसा कैसे कर दिया? मरना एक बात है, लेकिन कुत्ते को भी मार डाला। लकी ने क्या बिगाड़ा था? ये बहुत ज्यादा है। क्या नियन सच में मरा है या ये अभी भी कोई स्टंट है? कोई तो बताओ। पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी अपनी जांच के अनुसार नियन की मौत 5 साल पहले हो गई थी। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो फेक नहीं कर रहा था। प्लीज मृतक का सम्मान करें, कमेंट्स में थोड़ी शालीनता रखें। इस डायरी के बारे में हम इसे संभाल कर रखेंगे। हम कोई और सवाल नहीं लेंगे। शुक्रिया। रिपोर्टर लिन ने ब्रॉडकास्ट खत्म कर दिया। जनता असंतुष्ट होकर विन के सोशल मीडिया पर टूट पड़ी, उसे डायरेक्ट मैसेज करने लगी, उसके पेज पर कमेंट से भर दिया। इतने सारे लोग सर्च कर रहे थे कि ये ट्रेंड करने लगा। सीईओ विन का भाई नियन मर गया, मौत से
पहले नियन की डायरी, क्या डायरी असली है? फिर डायरी वाली लड़की, सनी ने ऑनलाइन पोस्ट किया, नियन चला गया, मुझे माफ कर दो, वो बिना कुछ कहे चला गया, मैंने बहुत देर तक उसे ढूंढा और कभी नहीं मिला, मैं उसे फेल कर गई, अगर मैं उसे पहले मदद दिलाने ले गई होती तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता और इतना नहीं सहता। ज्यादातर लोग शक करते रहे जब तक सनी ने एक फोटो पोस्ट नहीं की। उसमें एक लड़का था, इतनी चमक से मुस्कुरा रहा था, वह बिल्कुल नियन की उन फोटोज से मैच करता था जो पहले से ऑनलाइन घूम रही थी। तब लोगों को यकीन हुआ, इंटरनेट टूट गया, सबने मान लिया कि डायरी असली है। एक के बाद एक टैग्स ट्रेंड करने लगे, नियन लकी हम तुम्हें घर ला रहे हैं, नियन लकी तुम जहां भी हो ठीक हो। ये खबर आखिरकार विन के असिस्टेंट लिनी तक पहुंची। लिनी ने अपने फोन को एक लंबे पल के लिए घूरा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, सीईओ विन, 5 साल पहले क्या आपने कभी एक कुत्ता देखा था, हल्का सुनहरा? विन ने उसे हैरानी से देखा, फिर एक पल बाद सिर हिलाया। जिस दिन मैं ऑफिस से घर आई थी, एंट्रेंस के बाहर एक छोटा कुत्ता खंबे से बंधा हुआ था, पूरी तरह हल्का सुनहरा, गुलाबी नाक के साथ साफ प्यारा, साफ तौर पर किसी का प्यारा पालतू था। मैंने उसके बारे में सोचा, वो हमेशा जानवरों से प्यार करता था। मैं गई और उसे प्यार से सहलाया, वो अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैंने सोचा कि मालिक वापस आ जाएगा तो मैं अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मैंने बाहर हंगामा सुना। मैं खिड़की पर गई, सड़क के बीच में एक जवान आदमी था, उस कुत्ते को पकड़े हुए इतना रो रहा था। वो मालिक रहा होगा। जाहिर तौर पर कुत्ता उसे ढूंढता रहा, पागल हो गया, पट्टे से छूट गया और एक कार से टकरा गया। लिनी स्थिर हो गई, फिर उसका फोन बजा। उसने नीचे देखा, एक फाइल आई थी और उसकी छाती सिकुड़ गई। सीईओ विन, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको बताए बिना अपनी तरफ से डायरी की जांच कर रही थी और देख रही थी कि आपके भाई के साथ क्या हुआ। वो सच में चला गया, पुलिस ने 5 साल पहले उसकी मौत दर्ज की थी, डेथ सर्टिफिकेट असली है, इसे फर्जी नहीं बनाया जा सकता। उसने अपनी जान ले ली और डायरी असली है। यह कहने के बाद लिनी विन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी स्क्रीन पर फाइलें खोली। प्लीज यह पढ़ लीजिए, नियन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी डायरी आज सार्वजनिक कर दी गई है। मैंने सोचा आप जानना चाहेंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपके भाई, उसने धीरे से कहा, बहुत बहुत मुश्किलों से गुजरा था। ऑफिस छोड़ने के बाद लिनी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी की हल्की क्लिक हुई और बाहर की दुनिया गायब हो गई। ऑफिस में सिर्फ विन थी और उसके हाथों में वो रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो उसने कभी नहीं उठाई थी, उससे ज्यादा भारी थी। हवा स्थिर हो गई। वह ठंडी उदासीनता जो वो एक पंचर हुए गुब्बारे की तरह थामे हुए थी, एक पल में ढह गई। वो तुरंत फाइल खोल भी नहीं पाई। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी कागज के खुरदुरे किनारों को छू रही थी। इंटरव्यू की तस्वीरें उसके दिमाग में घूम रही थी। जब रिपोर्टर ने पहली बार डायरी निकाली तो उसका दिल एक अजीब तरह से सिकुड़ गया था और जैसे जैसे वो उसकी सामग्री सुनती गई, वो सारी भावनाएं जो उसने जबरदस्ती दबा दी थी, वो छोटे छोटे संदेह, वो चुप दर्द और वो एक लाइन, मैं लकी को विन को देना चाहता था ताकि वो उसका साथ दे और यकीन करे कि लकी की देखभाल हो। उसने खुद से कहा था कि यह सिर्फ नियन का बेकार प्रयास था, लेकिन अब हर शब्द उसके दिल में जहर का सुई चुभ हो रहा था। कांपते हाथों से उसने आखिरकार फाइल खोली। पहला पेज नियन के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी था, सफेद और काले रंग में बेरहमी से फॉर्मेट किया हुआ। नाम नियन, मौत की तारीख वो शरद ऋतु 5 साल पहले, उनकी आखिरी कॉल के सिर्फ 3 महीने बाद मौत का कारण, जहां मिला शहर के किनारे नदी के पास एक छोटा सा ग्रोव, उस जगह के पास जिसका उसने अपनी डायरी में जिक्र किया था, जहां उसने अपने पेरेंट्स के अवशेष दफनाए थे। एक बूढ़े आदमी ने पाया जो भोर में अपनी चिड़िया घुमा रहा था। अवशेषों का दावा नहीं किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार फ्यूनरल होम ने दाह संस्कार किया। राख को अस्थायी रूप से रखा गया, फिर बिखेर दिया गया। हर शब्द उसके दिल पर एक कुंद ब्लेड की तरह चल रहा था। अनक्लेम्ड, यह शब्द उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। वो उस समय क्या कर रही थी? वह गुस्से और दर्द में डूब रही थी। यकीन था कि उसने उसे धोखा दिया है। शायद किसी थेरेपी क्लिनिक में बैठी थी, शायद किसी बिजनेस डिनर में मुस्कुराने का नाटक कर रही थी, शायद उसने कभी एक बार भी चेक करने के बारे में नहीं सोचा था कि क्या वो सच में कहीं जिंदा है। साथ में क्राइम सीन की फोटोज की कॉपियां थी। रिजोल्यूशन खराब था लेकिन काफी साफ था। एक जवान आदमी, कंकाल जैसा और मुश्किल से पहचानने लायक, एक पेड़ के तने के सहारे चुपचाप बैठा था। उसने डायरी में बताया गया काला कोट पहना हुआ था। उसकी टोपी ने उसके ज्यादातर चेहरे को ढक रखा था। उसके पैरों में खाली गोली की शीशियां और नींद की गोलियां बिखरी हुई थी और उसकी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ एक पुराना घिसा पिटा भूरा टेडी बियर था। विन ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह वही जन्मदिन का गिफ्ट था जो मम्मी ने उसे 8 साल की उम्र में दिया था। वह इसे हर समय अपने साथ रखता था। एक और फोटो थी, डायरी जैसी वो सीन पर मिली थी। वह उसके बगल में पड़ी थी, एक प्लास्टिक बैग में लपेटी हुई, ध्यान से सील की हुई, जैसे उसे डर था कि सुबह की ओस इसे बर्बाद कर देगी।
देगी। आखिरी समय में भी वह इस डायरी की रक्षा कर रहा था, एकमात्र जगह जहां वो अपना दिल खोल सकता था। विन की सांस तेज होने लगी, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर पटका, लेकिन वो टूटी हुई चीख को नहीं रोक पाई जो उसके सीने की गहराई से निकल रही थी। वो आंसू जो उसने सोचा था कि बहुत पहले सूख गए हैं, अब बाढ़ की तरह बह रहे थे, उसकी त्वचा को जला रहे थे। नियन, वह फुसफुसाई, मेरा नियन। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि मुश्किल से अपनी लग रही थी। ये कोई सहानुभूति का नाटक नहीं था, कोई कहानी नहीं थी जो उसने बनाई हो। वह सच में बीमार था, सच में बेसहारा था, सच में अपने आखिरी दिन दर्द से तड़पते हुए बिता रहा था। दुनिया द्वारा त्याग दिया गया था और फिर भी उसके बारे में सोच रहा था, ये बहन जो कभी काफी अच्छी नहीं थी। उसने जानबूझकर वो बुरी बातें कही थी, उसे जितना क्रूर हो सकता था उतना दूर धकेल दिया था। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो हर अपमान और दर्द का हर औंस खुद उठाना चाहता था, बजाय इसके कि वो उसके लिए बोझ बने। और उसने क्या किया? उसने उसके नाटक पर विश्वास कर लिया। उसने उससे 5 साल तक नफरत किया। जब उसने सुना कि वो मर गया तो उसने कहा, भले ही वो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक नया भाई गोद ले लिया, उस छेद को भरने की कोशिश कर रही थी जो उसने छोड़ा था। कभी एक बार भी सच में उसे समझने की कोशिश नहीं की। अब पछतावा उस पर लहर की तरह टूट पड़ा। उसे अपनी आखिरी कॉल याद आई। उसने गला घूंटते हुए कहा था, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, अब खुश हूँ, मुझे तुमसे कभी कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। नियन, तुम में सच में कोई दिल नहीं है। फिर उसने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। उन शब्दों ने उसे कितना चोट पहुंचाई होगी। क्या वो फिर से खून खांस रहा था? क्या वो लकी को पकड़कर तब तक रोता रहा जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई? वह दुख जो उसने इतने लंबे समय तक रोके रखा था, आखिरकार उसके गले से फूट पड़ा। एक कच्ची चीरती हुई चीख। विन अब खुद को संभाल नहीं पाई। वह अपनी कुर्सी से फिसल गई और फर्श पर ढह गई, एक खोए हुए बच्चे की तरह सिकुड़ गई। वह बिना रुके रोई, आवाज निराशा, अपराध बोध और एक ऐसे दुख से भरी थी जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। उसने अपनी मुट्ठियों से फर्श पीटा, उसके नाखून महंगे कारपेट में धंस गए। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना? ये विचार उसे कुतरता रहा। वो दिन थेरेपी क्लिनिक के बाहर, वो पतला सा चेहरा टोपी और मास्क में जिसे उसने पेपराजी समझा था, वह उसका नियन था। उसने उसे सीधे देखा था और उसने बिना दूसरी बार सोचे दूसरी तरफ देख लिया था। अगर वो रुक गई होती, अगर उसने एक सवाल पूछा होता, अगर, लेकिन जिंदगी अगर मगर में नहीं चलती। ऑफिस के बाहर लिनी और कई स्टाफ मेंबर उसके टूटने की आवाज सुन रहे थे, असहाय निगाहों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनकी आंखें चिंता और दुख से भरी थी। उनमें से किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब जानते थे कि विन को इसकी जरूरत है, उसे इस क्रूर सच्चाई का सामना करना होगा। विन को नहीं पता कि वो कितनी देर रोती रही, जब तक उसकी आवाज नहीं बैठ गई, जब तक आंसू सूख नहीं गए। बस बचा था वो कंपन जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, और एक चुप घुटन। वो फर्श पर पड़ी रही, झूमर को खोखली आंखों से घूरती रही, महसूस कर रही थी जैसे दुनिया से सारा रंग निकल गया हो। अगले दिन विन ऑफिस नहीं आती। लिनी सबसे जरूरी काम निपटाती है, फिर चिंता से भरी शाम को विंस विला पहुंचती है। उसने स्पेयर की यूज किया। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शराब की तेज बदबू से टकराती है। लिविंग रूम बिल्कुल तबाह पड़ा है, खाली बोतलें हर तरफ बिखरी हुई है। विन सोफे के कोने में दबी हुई है, अभी भी कल के वर्क क्लोथ्स में बाल उलझे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान और उंगलियों में डायरी की प्रिंटेड कॉपी पकड़ी हुई है। सीईओ विन। लिनी ध्यान से पास जाती है। विन धीरे से सिर उठाती है। उसकी निगाहें फोकसलेस है। उसे लंबा टाइम लगता है अपनी आंखों को लिनी के चेहरे पर सेट करने में। लिनी, उसकी आवाज इतनी बैठ गई है कि बमुश्किल सुनाई दे रही है। क्या वह मुझसे नफरत करता था? क्या वह अंत में मुझसे नफरत करता था? लिनी का दिल टूट जाता है। वो झुकती है और धीरे से विन के हाथ से खाली बोतल ले लेती है। सीईओ विन, उस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, उसके हिसाब से नियन ने कभी आपसे नफरत नहीं की। अंत तक वह सिर्फ इतना चाहता था कि आप खुश रहें। खुश। उसकी आवाज टूट जाती है। मैं उसे खो चुकी हूँ, मुझे खुश रहने का क्या हक है? वो दूसरी बोतल की तरफ बढ़ती है। लिनी उसे रोकती है। सीईओ विन, आप खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर नियन आपको इस हालत में देखेगा तो उसे चैन नहीं मिलेगा। नियन, विन बड़बड़ाती है। फिर से आंसू बहने लगते हैं। उसे दर्द से इतनी नफरत थी। वो कितना डरा होगा अकेले मरते हुए। और लकी भी उसके साथ नहीं थी। उसने अंत में मॉम्स बियर को पकड़ा था। वो आगे नहीं बोल पाती, बस बिना आवाज के रोती रहती है। लिनी को पूरी मेहनत लगती है विन को बेड तक ले जाने में। वो उसे थोड़ा पानी पीने को कहती है। विन नींद के धुंधलके में चली जाती है, लेकिन उसकी भौहें अब भी तनी हुई है। लिनी आ भरती है। वह जानती है विन को टाइम चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी का क्या होगा? विन खुद का क्या होगा? आने वाले दिनों में विन एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती है। वो ऑफिस जाना बंद कर देती है, कुछ भी हैंडल करने से मना कर देती है और खुद को विला में दिन ब दिन बंद रखती है, बस बोतलों के साथ। वह शराब में खुद को बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन उस धुंध में नियन की तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वो छोटा लड़का जो उसके पीछे पीछे घूमता था, उस नरम आवाज में उसका नाम पुकारता था। वह अजीब जिद्दी टीनेजर जो हर बात पर उल्टा करता था, और आखिर में अंधेरे में
वो कमजोर सिलहुट जिसने एक मरे हुए कुत्ते को पकड़ रखा था, बिल्कुल अकेला। उसका एडॉप्टेड भाई यू विदेश से वीडियो कॉल करता है। स्क्रीन पर उस चेहरे को देखकर, एक चेहरा जो धुंधले धुंधले नियन से मिलता है, लेकिन जिसे पैसे से खरीदी गई हर सुविधा ने ढाला है। विन अचानक घृणा और शर्म से भर जाती है। मैं क्या कर रही हूँ? एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हूँ। ये तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं है और ये नियन के साथ भी धोखा है। वह कंट्रोल खो देती है और स्क्रीन पर उस चिंतित चेहरे पर चिल्ला देती है, जिससे यू डर जाता है। कुछ ही समय बाद वह यू को एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में विदेश भेजने का इंतजाम करती है। वह उसके नाम पर एक ट्रस्ट फंड सेट करती है जो उसे जिंदगी भर के लिए काफी है। यू को भेजे गए ईमेल में वह सिर्फ इतना लिखती है, आई एम सॉरी, आई वॉज नेवर ए गुड सिस्टर, गो लिव योर ऑन लाइफ। वह सब्सटीट्यूट से भी संपर्क काट लेती है, जैसे ऐसा करने से असली भाई के प्रति अपना कर्ज कुछ कम हो जाएगा। कंपनी बिखरने लगती है। शेयर होल्डर्स गुस्से में है। मीडिया ने कहानियां चलानी शुरू कर दी है कि सीईओ विन का पर्सनल रीजंस की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। लिनी ओवरवेल्म्ड है, लेकिन वो विन को उस गहरे ग्रिफ और सेल्फ ब्लेम से बाहर नहीं निकाल पाती जिसमें वह डूब गई है। टर्निंग पॉइंट एक रात देर से आता है। विन फिर से लिविंग रूम के फर्श पर नशे में गिरी हुई है। नींद और जागने के बीच के धुंधलके में उसे लगता है जैसे नियन उसके सामने खड़ा है। उसने एक साफ सफेद शर्ट पहनी है। उसकी मुस्कान उतनी ही चमकदार है जितनी जब वो छोटा था। उसके पैरों में लकी खुशी से दुम हिलाता हुआ घूम रहा है। विन, नियन का वो विजन बोलता है। उसकी आवाज नरम है, प्लीज अपने आप को चोट पहुंचाना बंद करो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो नियन? विन हाथ बढ़ाती है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाती। आंसुओं से सब कुछ धुंधला हो जाता है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, आई नेवर ब्लेम्ड यू। विजन की मुस्कान वैसे ही गर्म रहती है। देखो तुम कितनी दूर आ गई हो। विन, आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड, प्लीज लिव फुली फॉर बोथ ऑफ अस, बी हैप्पी, दैट्स ऑल आई एवर वांटेड। नियन, विन इतना जोर से रो रही है कि बोल नहीं पा रही। प्रॉमिस मी। विन विजन धुंधला होने लगता है। आवाज कमजोर पड़ती जाती है। आई प्रॉमिस यू। विन चीखती हुई उठ बैठती है। कमरा खाली है। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। कोई नियन नहीं है, लेकिन वो सपना इम्पॉसिबली रियल लगा। उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे हैं। ग्रिफ फिर से आता है, बहुत बड़ा क्रशिंग, लेकिन इस बार उसके अंदर कहीं कुछ नया है। रोशनी का एक धागा, धुंधला लेकिन अटूट। हाँ, नियन अपनी खुशी के लिए आखिर तक दुआ कर रहा था, और यहाँ वह है खुद को तबाह कर रही है। नियन कितना दुखी होगा जहाँ भी वो अब है ये देखकर। वो उसे निराश नहीं कर सकती। वह उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दे सकती। अगली सुबह लिनी फिर से विला आती है। चिंता उसके चेहरे पर साफ लिखी है। वह रुक जाती है। विन पहले से उठी हुई है। उसने नहा लिया है। उसने साफ कपड़े पहने हैं। उसका चेहरा अब भी पीला और खाली है, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं है। अब उनमें कुछ है, एक स्पष्टता जो लगभग ब्रूटल है। एक डिसीजन लिया जा चुका है। विन की आवाज अब भी खराब है, लेकिन शांत है। लिनी, मुझे बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर बुलवाओ, फुल चेकअप और बोर्ड को नोटिफाई करो। आज दोपहर में वीडियो मीटिंग। सीईओ विन, क्या आप? आई एम फाइन। विन उसे बीच में काटती है। उसकी निगाहें खिड़की के बाहर चमकती धूप पर जाती है। या यूं कहो कि मुझे नियन के लिए बेहतर होना होगा ताकि सब कुछ सही कर सकूं। आयरन विल के साथ विन खुद को रिबिल्ड करना शुरू करती है। वो डॉक्टर के आदेशों पर चलती है। वो शराब छोड़ देती है। वो खुद को खाने, सोने और एक सामान्य जिंदगी में लौटने के लिए मजबूर करती है। वो खुद को वापस काम में झोंक देती है। पहले से ज्यादा शार्प, ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा एफिशिएंट कंपनी संभाल जाती है, लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते हैं वे महसूस कर सकते हैं। सीईओ विन, जिसमें कभी गर्मजोशी का एक जरा सा भी अंश था, वह खत्म हो चुकी है। अब वो एक प्रेसिजन मशीन की तरह चलती है। कोल्ड, रिलेंटलेस, जैसे केवल अंतहीन काम ही उसके अंदर के खोखलेपन को भर सकता है। लेकिन काम के अलावा वह एक शांत लंबी खोज शुरू करती है। वह नियन के आखिरी महीनों का हर निशान ढूंढना चाहती है। उसे उन 5 महीनों को समझना है जब वो उसकी जिंदगी से गायब थी। वह कैसे रहा, वह कैसे बचा। लिनी के जरिए वो सनी को ट्रैक करती है। वह महिला जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था, वे एक शांत कैफे के प्राइवेट रूम में मिलते हैं। विन इस महिला को देखती है जो स्ट्रीट स्मार्ट है, शार्प एजेस वाली है। सनी विन को देखती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ सहानुभूति है और कुछ रिलीफ जैसा भी। सीईओ विन, आप आखिरकार आ गई। सनी ने धीमी सांस छोड़ी। मैंने पहले आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। आपके असिस्टेंट ने मुझे टर्न कर दिया। मुझे लगा कि आपको वाकई नियन की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। विन की आवाज धीमी है। उसके नीचे एक हल्का सा कंपन है। बमुश्किल, मैं सिर्फ अंधी थी, एक बेवकूफ। प्लीज मुझे नियन के बारे में सब कुछ बताओ। सनी इस महिला को देखती है जो सतह पर इतनी पावरफुल लगती है, लेकिन जिसकी आंखों में एक ऐसा ग्रिफ है जिसकी कोई तह नहीं है। सनी के अंदर कुछ नरम हो जाता है। वह बात करना शुरू करती है। वो उस गंदे अर्बन
अर्बन विलेज हॉस्टल से शुरू करती है। वह नियन की मासूमियत के बारे में बात करती है, उसकी जिद के बारे में, कैसे वो खून खांसता था और फिर भी हॉस्पिटल जाने से मना करता था, कैसे उसे बहुत जोर से धक्का देना पड़ा था उसे ये बताने के लिए कि उसे टर्मिनल लीवर कैंसर है, कैसे उसने अपनी हर बचत का उपयोग उसके इलाज में किया। वह इतना विचारशील था, इतना केयरफुल कि किसी पर बोझ न बने। सनी की आंखें लाल है। वह कहता रहता था कि वह मुझे नीचे नहीं खींच सकता, कि मैं अपने पैसे के लिए मेहनत करती हूँ, कि मुझे एक दिन अपनी ऑटो शॉप खोलने के लिए उन पैसों की जरूरत है। जब वो गया तो वह सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना घिसा पिटा टेडी बियर ले गया। मैं उसके बाद बहुत देर तक उसे ढूंढती रही, हर जगह गई जहां वो जा सकता था, हॉस्पिटल, पार्क, पुलों के नीचे, लेकिन यह शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। सनी की आवाज टूट जाती है। काश मैं उस पर और ध्यान रखती, काश मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई होती। विन चुपचाप सुनती है, उसके नाखून हथेली में धंस रहे हैं। ये सब समय जब वे नाराजगी में डूबी हुई थी, कोई और था, एक अजनबी जिसने नियन को थोड़ी सी असली गर्माहट दी थी, एक जगह दी थी जहां वो बिलोंग कर सकता था, जिसने उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा था। और वह उसकी अपनी बहन। विन गहरी सांस लेती है। थैंक यू सनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर व्हेन ही नीडेड समन द मोस्ट। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ भी, तो प्लीज बताओ। सनी सिर हिलाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया था क्योंकि मैं चाहती थी लोग जाने कि नियन एक अच्छा इंसान था, वो लायक नहीं था जो उन्होंने उसके बारे में कहा। सीईओ विन, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो बस अच्छे से जियो, मत दो कि वो बेकार मरा। ये शब्द उस सपने में नियन द्वारा फुसफुसाए गए शब्दों की तरह गूंजते हैं। वे विन को कहीं गहरे चोट पहुंचाते हैं। वह कैफे से निकलती है। सनी ने जो डिटेल्स दी थी उनके आधार पर वो उस अर्बन विलेज जाती है जहां नियन रहता था। साल बीत चुके हैं, मोहल्ला गिरा दिया गया और फिर से बनाया गया है। अब उसकी जगह एक शॉपिंग मॉल है। वो उस व्यस्त चौराहे पर खड़ी होती है, नियन को वहां रहते हुए, उस क्रीपी आदमी से छिपते हुए, कुछ डॉलरों के पार्ट टाइम पैसे पर मुस्कुराते हुए पिक्चर करने की कोशिश करती है। हर विचार सीने पर एक छोटे चाकू की तरह लगता है। वह सुपरमार्केट, मार्केट और यहाँ तक कि उस एनिमल क्लिनिक को भी जाती है जिसका नियन ने अपनी डायरी में जिक्र किया था। क्लिनिक का मालिक अभी भी वही है। विन उसे अपने फोन पर नियन की फोटो दिखाती है। 17 साल का नियन बिना किसी फिक्र के हंसता हुआ। मालिक इसे देर तक देखता है, वो सिर हिलाता है। रोज इतने सारे जानवर आते हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसे याद करता हूँ। विन हार नहीं मानती। वो लकी का वर्णन करती है, एक छोटा क्रीम कलर का मिक्स ब्रीड डॉग जिसके पैर में पुरानी चोट थी। मालिक भौहें सिकोड़ता है, गहराई से सोचता है, उसकी याददाश्त के किनारे कुछ हिलता है। हो सकता है, लेकिन मुझे डिटेल्स याद नहीं है। विन हिम्मत नहीं हारती। वो एक एहसान बुलाती है और उस ऑफिसर को ट्रैक करती है जिसने नियन का केस हैंडल किया था। ऑफिसर रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन उसे यह केस साफ याद है। वह विन को नदी के किनारे उस ग्रोव में ले जाता है जहां नियन का शव मिला था। वह पानी के किनारे एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा करता है। वह आह भरता है। वो बच्चा, बस उसे देखकर ही दिल टूट जाता था। वहां बहुत शांति थी। वह ऐसे लग रहा था जैसे सो रहा हो। हमने अच्छे से जांच की, कोई फाउल प्ले नहीं था। हमने डायरी भी पढ़ी। ये उसका अपना फैसला था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो टेडी बियर, डायरी और थोड़े से पैसे। हमने पब्लिक नोटिस डाला था परिवार की तलाश में, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर विन की तरफ देखता है। वह उस वाक्य का बाकी हिस्सा पूरा नहीं करता। विन उस पेड़ के नीचे खड़ी है। गर्मियों की शुरुआत की हवा पत्तियों में बहती है। हल्की सरसराहट की आवाज पूरी हवा में भर जाती है। सूरज की रोशनी शाखाओं से छनकर जमीन पर रोशनी के धब्बे बिखेरती है। यहाँ बहुत शांति है। वह नदी की हल्की आवाज सुन सकती है। क्या यह वही जगह थी जहां नियन ने अपनी जिंदगी खत्म की थी? क्योंकि यह उस जगह के करीब लगा होगा जहां उनके माता पिता आराम करते हैं। उन आखिरी पलों में इन शांत पेड़ों को देखते हुए वह क्या सोच रहा होगा? क्या वो अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था जब वे छोटे थे, तब की फैमिली ट्रिप्स? वो झुकती है। वह अपनी उंगलियां धीरे से खुरदुरी छाल पर फिराती है, जैसे वह नियन की आखिरी गर्माहट को महसूस कर सकती है जो उसने पीछे छोड़ी थी। आंसू बिना आवाज के गिरते हैं, वे जमीन में समा जाते हैं। नियन, मैं यहाँ हूँ। आई एम सॉरी आई कैम सो लेट। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज हवा में बिखर जाती है। फिर आखिरकार विन उस जगह जाती है जहां उसके माता पिता दफन है। उनकी साजी कब्र के बगल में वह एक छोटा सा, नजरअंदाज करने में आसान मिट्टी का टीला पाती है। डायरी के अनुसार यह वो जगह है जहां लकी को दफनाया गया था। टीला अब हरी घास से ढका हुआ है, छोटे छोटे जंगली फूलों से बिंदीदार। वह ध्यान से उसके चारों ओर से खरपतवार हटाती है। फिर लकी की छोटी कब्र के बगल में वह अपने हाथों से एक छोटा, ध्यान से चुना हुआ कलश दफनाती है। उसके अंदर असली डायरी की राख है। उसने एक स्पेशल प्रोसेस का उपयोग करके इको फ्रेंडली क्रीमेट किया था और राख खुद वापस लाई थी। वो छोटे से टीले पर हाथ रखती है। लकी, वो धीरे से कहती है, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद नियन इन दोस फाइनल डेज। प्लीज कीप स्टेइंग विद हिम। मॉम और डैड के साथ भी रहना, ओके? जब ये सब हो जाता है, बिन अपने माता पिता की कब्रों के सामने खड़ी होती है। उनकी तस्वीरों में उनके दयालु चेहरों को देखती है। वो गहराई से 3 बार झुकती है। उसकी आवाज शांत और स्थिर है। मॉम, डैड, आई एम सॉरी।
मैंने नियन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन आई प्रॉमिस यू, आज से मैं हम दोनों के लिए जीऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसके जाने का कोई मतलब हो। शहर में वापस विन एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको हिला देता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और घोषणा करती है कि वह अपनी अधिकांश पर्सनल एसेट्स एक नई स्थापित फाउंडेशन को दान कर रही है। द नियन एंड लकी फाउंडेशन दो क्षेत्रों पर फोकस करता है। पहला, लो इनकम परिवारों के युवा मरीजों के लिए कैंसर ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट को फंड करना। दूसरा, स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करना और प्रॉपर शेल्टर और एडॉप्शन प्रोग्राम्स बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार पब्लिकली विन अपने भाई नियन के बारे में खुलकर बोलती है। वो डिटेल में नहीं जाती, वो सिर्फ इतना कहती है, मेरे भाई नियन को अपनी जिंदगी में अजनबियों से दयालुता मिली। उसने यह भी महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक और मुश्किल हो सकती है। यह फाउंडेशन उसे सम्मानित करने और दूसरों की मदद करने के लिए मौजूद है जो उसके चले उसी कठिन रास्ते पर चल रहे हैं। हर जिंदगी को नरमी से ट्रीट मिले और हर एक्ट ऑफ काइंडनेस को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। उसका ऐलान बिजनेस वर्ल्ड को शॉक कर देता है और अनगिनत आम लोगों को हिला देता है। जो आवाजें कभी उसका मजाक उड़ाती थी, जो उसके इरादों पर सवाल उठाती थी, वो धीरे धीरे समझ और रिस्पेक्ट में बदल जाती है। लोग आखिरकार समझने लगे हैं कि कोल्ड और पावरफुल सीईओ विन के पीछे एक इतना गहरा जख्म था और इतनी मुश्किल से मिली रिडेम्पशन। फाउंडेशन तेजी से आगे बढ़ता है। विन खुद हैंड्स ऑन है, हर प्रोजेक्ट खुद रिव्यू करती है। अस्पताल में उन बच्चों से मिलने जाती है जिनकी फाउंडेशन मदद कर रहा है। शेल्टर्स में जाकर उन जानवरों के पास बैठती है जो घर का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच कभी कभी उसके चेहरे पर एक रियल और जेंटल चीज दिखती है। उसकी आंखों में ग्रिफ कभी पूरी तरह नहीं उठता, लेकिन लगता है उसने उसके साथ जीने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो अक्सर फाउंडेशन की सपोर्ट वाले चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाती है। वो वार्ड के बाहर बैठती है, उन बच्चों को देखती है जो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा, जिसे नियन की तरह ही टर्मिनल लीवर कैंसर है, केमोथेरेपी से गंजा, उसे देखता है और मुस्कुराता है। उस पल में विन को नियन एक छोटे लड़के के रूप में दिखता है। वह उसके पास जाती है और धीरे से उसके सिर को छूती है। वह उसे एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मॉडल देती है। बच्चे का खुश चेहरा उसके अंदर की जमी हुई झील में गर्माहट की एक लहर छोड़ देता है। वह वापस सनी की मदद करने की कोशिश करती है। सनी के उस ऑटो शॉप को फंड करने का ऑफर देती है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन सनी फिर से मना कर देती है। सीईओ विन, आई अप्रिशिएट इट, आई रियली डू। सनी हंसती है, इजीली अनबॉदर्ड, लेट बट आई वांट टू अर्न इट माई सेल्फ। Besides, I am volunteering with the foundation now, helping coordinate the stray animal rescue work. It feels meaningful. Maybe this is what Nian would have wanted. All of us finding our own way to live well. विन फोर्स नहीं करती, वो सनी की चॉइस का सम्मान करती है और वो शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार है कि फैट ने उस वक्त जब सबसे ज्यादा मायने रखता था, नियन के बगल में इतना लॉयल किसी को रखा। बैक देन, सनी कहती है, वो कहता था कि सोया सॉस में डुबोए हुए स्टीम्ड बंस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होती है। सनी खिड़की के बाहर देखती है, उसकी आवाज बहुत हल्की है। I knew he was just starving, but every time he talked about it, his eyes would just light up like he was describing a 5-course meal, like it was the most wonderful thing. विन उसके बगल में बैठ जाती है और चुपचाप सुनती है। उसके नाखून लगभग उसकी हथेली की खाल फाड़ रहे हैं। वह खुद को रोने से बचाने का यही इकलौता तरीका है। ये डिटेल्स डायरी के शब्दों से कहीं ज्यादा रियल है और कहीं ज्यादा दर्दनाक। हर एक चीज कट की तरह लगती है। वह अब सब कुछ जानती है। वह जानती है कि नियन ने कड़कड़ाती सर्दियों में सूखे बंस को ठंडे पानी के साथ कैसे चबाया था। वह जानती है कि वो दर्द से कांपते हुए अपने बिस्तर के कोने में कैसे सिकुड़ता था, कभी आवाज नहीं निकालता था। वो जानती है कि लकी ने नियन के सबसे बुरे पलों में कैसे पास आकर उसके चेहरे से आंसू चाटे थे। वो सनी से एड्रेस लेती है, वो पुराना अर्बन विलेज जहां नियन रहता था, जो कब का डिमोलिश हो चुका है। अब वहां सिर्फ हाई राइज है, लेकिन वो फिर भी अकेले वहां गाड़ी लेकर जाती है, कर्ब पर पार्क करती है और बस बैठी रहती है। बस नई बिल्डिंग्स को देखती है और कल्पना करने की कोशिश करती है कि उसके भाई ने अपने बीमार शरीर को इस जगह से कैसे घसीटा और कैसे टिका रखा था। कंपनी ने वापस सब कुछ अब भी उसके हाथों में स्मूथली चलता है, लेकिन वो ड्रिवन रिलेंटलेस एनर्जी जो पहले थी, वो चुपके से फीकी पड़ गई है। उसने डेलीगेट करना ज्यादा शुरू कर दिया है। खुद हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत खत्म हो गई है। लोग कहते हैं कि सीईओ विन अपने भाई के साथ कुछ गुजरी और दूसरी तरफ निकल आई। अब सॉफ्ट, चैरिटी के लिए डिवोटेड। सिर्फ लिन ये जानता है कि विन कभी सच में पीस में नहीं रही। उसके स्टडी में डायरी की कॉपी, जिसके किनारे बार बार हाथ लगने से नरम हो गए हैं, एक बढ़ते हुए स्टैक के बगल में है। लिवर कैंसर ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर, ग्रीफ काउंसलिंग। वह रिसर्च कर रही है, एक बहुत लंबी रिसर्च प्रोजेक्ट। विषय है वो भाई जिसे उसने फेल किया। गोल लगता है बार बार अपने माइंड में उस पास्ट को रिराइट करना जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। टाइम तेजी से बहता है। डायरी लाइव स्ट्रीम के 3 साल हो गए हैं, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। नियन और लकी फाउंडेशन ने हजारों फैमिलीज की मदद की है। विन को अनगिनत अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं, लेकिन एक बारिश की दोपहर उसे एक कॉल आता है। इस बार केयर फैसिलिटी से नहीं। ये तुम हो, उसका एडॉप्टेड ब्रदर, जो विदेश से कॉल कर रहे हो। तुम्हारी आवाज
आवाज में हिचकिचाहट है। वरी, when I was going through the old things you left at the house abroad, found a photo album hidden away. It's full of pictures of Nian when he was little and some torn diary pages you wrote when you were young. Things you never showed, and even I read them and I found something you might have forgotten yourself. It's about the time around when mom and dad died. Something blurry, like it was buried on purpose. फोन पकड़ने वाला हाथ हल्का कांपता है। बाहर बारिश शीशे से टकराती है, इससे उसकी छाती में जकड़न हो जाती है। वह तुमसे सब कुछ वापस भेजने को कहती है। कुछ दिनों बाद पैकेज आता है। फोटो एल्बम के अलावा कुछ पीले पड़े पन्ने हैं जो एक यंगर विन ने लिखे थे, हैंड राइटिंग रस्ट, इमोशन से भरी। वह उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट से एक रात पहले का समय था। घर पर जोरदार बहस हुई थी, एक बड़े बिजनेस डिसीजन को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके पिता ने एक खतरनाक रिस्क लेने पर जोर दिया था। उसकी माँ उनसे सहमत थी, लेकिन यंग विन ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई की थी और उसने कुछ ऐसा कहा था जो उसका मतलब नहीं था। यू आर गोइंग टू ruin ऑल ऑफ अस। डायरी में उसने पेजो को अपने पेरेंट्स की जिद पर गुस्से और भविष्य के डर से भर दिया था। आखिरी लाइन थी, इफ दिस फैमिली फॉल्स अपार्ट वन डे इट विल बी एंटायरली देयर फॉल्ट। ये शब्द सालों के नीचे दबे एक जंग लगी चाबी की तरह है जो अचानक उस ताले में जबरदस्ती डाल दी गई जिसे उसने अपनी मेमोरी में सील कर दिया था। वह अपनी कुर्सी में गिर जाती है, ठंडा पसीना उसकी त्वचा पर छूट जाता है। उसे अब याद है जिस दिन उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था वह पिछली रात के झगड़े की वजह से था। वो उन्हें विदा करने भी नहीं गई थी और उसके बाद के सभी सालों में ग्रिफ इतना बड़ा था कि उसने बस इस हिस्से को मिटा दिया। सिर्फ ये याद रखना चुना कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते थे, वो कितनी हेल्पलेस थी। इतने समय से जब नियन अकेला दर्द झेल रहा था, वह अपने पेरेंट्स की मौत का गिल्ट भी लिए घूम रही थी, गहरे दबा हुआ, अननॉलेज्ड। उसे हमेशा लगता था कि नियन की मौत उसकी अस बहन के तौर पर फेलियर की सजा थी। उसे कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि वह उन क्रूर शब्दों की कीमत भी हो सकती है जो उसने इतने साल पहले बोले थे। गिल्ट के ऊपर गिल्ट चढ़ता है, ये उसे लगभग पूरी तरह तोड़ देता है। वह खुद को 2 पूरे दिनों के लिए स्टडी में बंद कर लेती है। जब वो बाहर आती है तो लिन ई से कहती है, मुझे नियन और लकी और मॉम और डैड के पास जाना है। कब्रिस्तान में नियन और लकी की कब्र उसके पेरेंट्स के बिल्कुल बगल में है। यह इंतजाम विन ने खुद किया था। हेडस्टोन पर फोटो में लड़का अब भी मुस्कुरा रहा है, वह ब्राइट ओपन स्माइल। लकी उसके पैरों में आज्ञाकारी बैठा है। विन बारीक बारिश में काले कोट में खड़ी है, कोई छाता नहीं। वो बहुत देर तक फोटो घूरती रहती है, फिर धीरे धीरे घुटने टेक देती है। वो रोती नहीं, बस अपनी उंगलियों से फोटो से बारिश को धीरे से पोंछती है। नियन, आई थिंक आई फाइनली अंडरस्टैंड समथिंग आई ऑलवेज बिलीव्ड इट वाज बिकॉज आई वाज़न्ट गुड एनफ, दैट्स व्हाई आई लॉस्ट यू, बट नाउ आई think it started much earlier. Our family was already being pushed down a hard road. Dad insisted on that gamble. Mom stood by him. I was too stubborn back then. And your terrible illness, all of it tangled together and became what it became. I was wrong. I was too young back then. I said things I shouldn't have. Wrong to for spending all those years trying to prove myself instead of seeing through your act. Wrong again for learning the truth and only knowing how to punish myself. Almost forgetting your last wish. You said you wanted me to be happy for the rest of my life. For a long time, I thought that was impossible. Without you, where would my happiness come from? वह रुकती है, बारिश उसके बालों से बहती है और उन आंसुओं से मिल जाती है जिन्हें वह अब रोक नहीं पा रही। But now I want to try. I will keep watching over the Nian and Lucky Foundation for you. I will help more children like you. I will run the company well and turn it into something that helps more people. I will try to truly accept my life now, including you. That kid hasn't had it easy either. Nian, I may never fully forgive myself, but I promise you I won't keep burying myself in the past anymore. I will carry the love I have for you and live. Really live. That's probably all you ever wanted to see from me, isn't it? वो आगे झुकती है और अपना माथा धीरे से हेडस्टोन की ठंडी सतह पर टिका देती है, जैसे उसे दूसरी तरफ से कुछ वापस आता हुआ महसूस हो रहा हो। बारिश धीमी हो जाती है। सूरज की एक पतली किरण बादलों को चीरकर कब्रिस्तान पर गिरती है, उस सफेद गुलदाउदी को रोशन करती है जो उसने अभी कब्र पर रखा था। पंखुड़ियों पर बारिश की बूंदें रोशनी पकड़ती है और चमकती है। विन खड़ी होती है। वो एक आखिरी बार अपने भाई के चेहरे को फोटो में देखती है, फिर वो मुड़ती है और चली जाती है। उसके कदम उतने भारी नहीं हैं जितने आते वक्त थे, फिर भी धीमे, लेकिन किसी तरह ज्यादा स्थिर। कब्रिस्तान के किनारे चीड़ के पेड़ों से हवा गुजरती है, एक नरम सरसराहट की आवाज करती है, जैसे एक लंबी सांस, जैसे कुछ आखिरकार छूट रहा हो। यहाँ कहानी एक पल के लिए रुक सकती है। माफी के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में, इस बारे में कि जब तुम जख्मों से भरे हो तो कैसे आगे बढ़ते रहो। विन की जिंदगी ने आखिरकार अपने सबसे दर्दनाक चैप्टर को पलट दिया है और अगला लिखना शुरू कर दिया है। उस अगले चैप्टर में अब भी गहरी तड़प होगी, लेकिन शायद धीरे धीरे वह अपनी खुद की एक शांत रोशनी को भी अंदर आने देगी। विन की जीने की रफ्तार चुपचाप बदल जाती है। वो अब भी बिजी है, लेकिन वो पागलपन वाली बिजी नहीं जो असल में छुपी हुई सजा थी। वो रेगुलरली एक थेरेपिस्ट देखना शुरू करती है, उस कॉम्प्लिकेटेड ग्रिफ का सामना करती है जो वह अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स की मौत के बारे में लिए घूमती है और उस गिल्ट का जो नियन की ओवर प्रोटेक्शन में बदल गया और फिर उससे भी बदतर कुछ। ये प्रोसेस आसान नहीं है, नींदों की रातें हैं और इमोशनल सेटबैक्स है, लेकिन वो इसमें बनी रहती है। तुम्हारे साथ उसका रिलेशनशिप एक नए फेज में एंटर करता है। उस पुराने फोटो एल्बम और डायरी के पन्ने मिलने के बाद वो पहली बार खुद तुम्हें कॉल करती है। समंदर पार एक लंबी कॉल। वो कोशिश नहीं करती कि पूरी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री समझाए, वो बस दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे अपना वो कोना दिखाया जो वो भूल गई थी। वो तुमसे कहती है कि वो समझती है कि उसने कितनी दूरी और अनसर्टेनिटी महसूस की होगी, और वो साफ कर देती है कि चाहे उनका ब्लड कनेक्शन कुछ भी हो, वे अब फैमिली है। वह आगे बढ़कर तुम्हारे साथ कुछ रियल बनाना चाहती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विन, तुम हैंग करने से पहले धीरे से कहते हो। विन की लगातार कमिटमेंट और स्थिर लीडरशिप के तहत नियन और लकी फाउंडेशन बढ़ता ही रहता है। वह अब सिर्फ फाइनेंशियल एड से संतुष्ट नहीं है, वह प्रोफेशनल मेडिकल सोशल वर्कर्स की एक टीम बनाना शुरू करती है ताकि वे जिनकी मदद करते हैं उन्हें थेरेपी और पैलिएटिव केयर प्रदान कर सके। फाउंडेशन के एनुअल गाला में एक युवा लड़की जिसे फाउंडेशन ने मदद की थी विन का हाथ पकड़ लेती है। लड़की का चेहरा आंसुओं से गीला है। मिस विन, थैंक यू एंड नियन गिव मी अ सेकंड लाइफ। उस पल में विन के सीने में जो उठता है वह सिर्फ ग्रेटिट्यूड नहीं है, वह पीस के करीब कुछ है। एक अजीब शांत शांति, जैसे नियन की जिंदगी किसी दूसरे रूप में जारी हो। वो अब भी कब्रिस्तान जाती है, लेकिन अब सिर्फ ग्रीव करने नहीं जाती। कभी वो सनफ्लावर लेके जाती है, नियन के फेवरेट, कभी बस चुपचाप बैठती है और उनसे बातें करती है। फाउंडेशन के अपडेट्स, काम के एक मुश्किल दिन की शिकायत है, वैसे ही जैसे वो पहले बात किया करती थी जब नियन था। एक बार वो लकी के छोटे हेडस्टोन के सामने एक ब्रांड न्यू टॉय छोड़ती है। लकी वो धीरे से कहती है, उसका ख्याल रखना। टाइम बहता रहता है, 2 और साल गुजर जाते हैं। एक शाम एक बिजनेस फोरम के बाद विन होटल के लॉबी में एक जानी पहचानी शक्ल से टकराती है। रिपोर्टर लिन, वो आदमी जिसने पहली बार डायरी ढूंढी थी और उस लाइव स्ट्रीम की मेजबानी की थी जिसने सब कुछ बदल दिया। वह अब मीडिया वर्ल्ड में एक रिस्पेक्टेड फिगर है। उसके कनपटियों पर थोड़ा ग्रे है। वह मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में चुपचाप कुछ ढूंढता हुआ सा है। सीओ विन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। विन सिर हिलाती है। रिपोर्टर लिन, गुड टू सी यू। वे साथ में होटल के कैफे में बैठते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद रिपोर्टर लिन झिझकता है, फिर पूछता है, सीईओ विन, हैव यू बीन ऑल राइट दिस पास्ट फ्यू इयर्स? विन अपनी कॉफी धीरे धीरे हिलाती है। उसकी नजर बाहर व्यस्त सड़क पर घूमती है। आई वुडंट से गुड, वो आखिर में कहती है, बट नॉट बैड ईदर। I've learned to make peace with myself, to live with the past. I suppose that's what growing up looks like. The cost was just very high. That diary changed a lot of people, including me. It taught me how fragile life is and how much family weighs. I've been wanting to find the right moment to formally say thank you. And also, I am sorry for the वो आखिरी वाक्य कहती है, वे तरीके जिनसे सच सामने आया। I am sorry for the way the truth came out. रिपोर्टर लिन सिर हिलाता है, उसकी आंखों में नमी है। CEO विन, no, I am the one who should be thanking you. रिपोर्टर लिन कहता है, You brought me Nian's final voice. It was painful, but without that diary, I might have spent the rest of my life inside the lie I had built for myself. That would have been the real injustice to him. एक लंबी साइलेंस दोनों के बीच बैठ जाती है। फिर रिपोर्टर लिन कुछ तय करता हुआ लगता है। वो अपने ब्रीफ केस में हाथ डालता है और एक थोड़ा पीला पड़ा मनीला एनवलप निकालता है। वह उसे टेबल पर विन की तरफ स्लाइड करता है। विन उसे देखती है। What is this? जब हम नियन के सामान से गुजर रहे थे, ये डायरी के साथ मिला था। उस वक्त मुझे लगा कि ये सही समय नहीं है, तो मैंने इसे रख लिया। बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम। विन का दिल एक धड़कने के लिए रुक जाता है। वो एक धीमी सांस लेती है और ध्यान से एनवलप खोलती है। अंदर कोई चिट्ठी नहीं है, एक ड्राइंग है, थोड़ा फीका पड़ा हुआ। पेपर एक नोटबुक से फाड़ा गया लगता है, किनारे अनइवन है। सीन को कलर्ड पेंसिल से बहुत ध्यान से बनाया गया है। चमकीला नीला आसमान, गर्म धूप, हरी घास, एक पोनीटेल वाली लड़की और एक बड़ी जॉयफुल स्माइल। साफ है कि वह छोटी विन है जो एक छोटे लड़के नियन का हाथ पकड़े है। उसके दूसरे हाथ में एक छोटा क्रीम कलर का डॉगी है। लकी, उनके पीछे मॉम और डैड खड़े हैं। उनके चेहरे पूरी खुशी से भरे हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक अनस्टेडी लेकिन अर्निस्ट हैंडराइटिंग में लिखा है, माई फैमिली, आर्थर, नियन, विश फॉर विन टू बी हैप्पी फॉर एवर। ड्राइंग की पीठ पर एक और लाइन है, छोटी गंदी, बाद में डार्क इंक से जोड़ी गई, विन, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। आंसू विन की नजर को धुंधला कर देते हैं। इंस्टेंटली वह उसे लगभग देख सकती है। वह लड़का जो बीमारी से खोखला हो गया था, अपने आखिरी दिनों में दर्द को झेलते हुए लाइन दर लाइन कांपते हाथों से वह रियूनियन बना रहा था जिसकी वो तमन्ना रखता था, लेकिन जो कभी हो नहीं सकती थी। इस ड्राइंग में कोई रिसेंटमेंट नहीं है, सिर्फ प्यार है और एक माफी। विन उस पतले पेपर को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। एक आंसू ड्राइंग पर गिरता है। वह तुरंत
अपनी उंगली से उसे पोंछती है, जेंटली ब्लॉट करती है, डरती है कि कहीं वह ना बह जाए, जो उसके भाई ने पीछे छोड़ा था। ही नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग ऑफ मी, विन रिपोर्टर लिन से और खुद से कहती है। रिपोर्टर लिन सिर हिलाता है। उसकी आंखें बिना एक शब्द के लाल हो गई है। उस रात विन उस ड्राइंग को सावधानी से फ्रेम करवाती है। वह उसे अपनी स्टडी में डायरी की कॉपी के बगल में टांगती है। वह उसके सामने बहुत देर तक खड़ी रहती है, बहुत लंबे समय तक। आने वाले दिनों में विन अब भी पावरफुल सीईओ विन है, जो बिजनेस वर्ल्ड को कमांड करती है। अब भी वह फोर्स है नियन एंड लकी फाउंडेशन के पीछे, लेकिन उसके अंदर गहराई में एक कोना है जो हमेशा उस 18 साल के लड़के और उसके छोटे डॉगी के लिए सॉफ्ट रहेगा। वह अब भूलने की कोशिश नहीं करती, वह उन्हें कैरी करना चुनती है। वह दुनिया में उस हैवी लव के साथ चलती है, कोशिश करती है कि वैसे जिए जैसे नियन उसे जीता देखना चाहता था। और वो जानती है कि जिंदगी के बारिश के मौसम फिर आ सकते हैं, लेकिन अपने दिल में उसने एक परमानेंट वार्म शेल्टर खड़ा कर लिया है अपने लिए और नियन के लिए। कहानी का एंडिंग सिंपल सेंस में हैप्पी नहीं है, लेकिन ये रियल है और ये होल है अपने स्कार्स के साथ भी। विन की जिंदगी धीरे धीरे एक नई तरह की नॉर्मल में सेटल हो जाती है। माय फैमिली नाम की वो ड्राइंग उसके अंदर के सबसे ठंडे कोने में एक छोटी सी बीम ऑफ लाइट की तरह पहुंचती है। ये ग्रीफ को मिटाती नहीं, लेकिन सेल्फ ब्लेम में लगी एक तेज धार को घोल देती है। उसे एहसास होता है कि नियन ने उसके लिए सिर्फ दर्द और रिग्रेट नहीं छोड़ा, वह प्यार भी है, प्योर अनकंडीशनल लव। और उसकी आशीर्वाद, वह अंडरस्टैंडिंग उसे आगे बढ़ने की असली स्ट्रेंथ देती है। वो अपनी जिंदगी को और इंटेंशनली शेप करना शुरू करती है, सिर्फ अपना काम नहीं। वह फिर से ऑयल पेंटिंग उठाती है जो उसे जवानी में पसंद थी। वह एक वीकेंड क्लास में साइन अप करती है। स्टूडियो में तारपीन की गंध होती है। ब्रश को कैनवास पर चलाने का एहसास उसे एक सुकून देता है जो सालों में नहीं मिला था। वो लैंडस्केप पेंट करती है, स्टिल लाइव्स, लेकिन कभी लोगों को नहीं, कभी फैमिली को नहीं। वो ड्राइंग सिर्फ नियन की है और वो कभी उसे रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगी। उसका रिश्ता यू के साथ और नेचुरल हो जाता है। ग्रेजुएट करने के बाद यू खुद घर वापस आता है। वह फैमिली कंपनी ज्वाइन नहीं करता, अपने दम पर वह एक टेक स्टार्टअप में पोजीशन पा लेता है। विन उसे रिस्पेक्ट करती है। जब उसके करियर में एक रफ पैच आता है, वो उसे ऑर्डर्स नहीं पर्सपेक्टिव देती है, वो तरह की सलाह जो सिर्फ कोई और आगे की राह पर चलकर दे सकता है। वे कभी कभी डिनर करते हैं, वे काम के बारे में बात करते हैं, जिंदगी के बारे में, बिल्कुल नॉर्मल भाई बहन की तरह। एक शाम यू अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलाने लाता है। लड़की नर्वस है। विन उसे एक वार्म स्माइल देती है। बी गुड टू ईच अदर, बी पेशेंट विद ईच अदर। उस पल में उसे एक झलक मिलती है कि कैसा होता अगर नियन जीवित होता और उसे एक बहन के रूप में ऐसे पलों के लिए होना मिलता। नियन एंड लकी फाउंडेशन की रीच बढ़ती रहती है। वे देश के लीडिंग मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप शुरू करते हैं। लीवर कैंसर के लिए अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और टारगेटेड थेरेपी रिसर्च को फंड करते हैं। विन अब सिर्फ एक डोनर नहीं है, वह खुद प्रोजेक्ट डिस्कशन में बैठती है, उस व्यक्ति का पर्सपेक्टिव देती है जिसने इस बीमारी से फैमिली खोई है। वह नजरिया जो कोई रिसर्चर लैब में नहीं रख सकता। एक प्रोजेक्ट रिव्यू में एक यंग रिसर्चर एक नया डिटेक्शन मेथड प्रेजेंट करता है। दिस न्यू मेथड, वह कहता है, कुड रेज द अर्ली डिटेक्शन रेट फॉर लीवर कैंसर। विन सुनती है और उसकी आंखें जलने लगती है। वह नियन के बारे में सोचती है जो पता चलने पर पहले ही फाइनल स्टेज पर था। वो अपनी हथेली को अपनी जान पर जोर से दबाती है, इमोशन को अंदर धकेलती है। इफ ओनली उसे पहले पता लगाने का मौका मिला होता। इस तरह के रिसर्च को फंड करने की उसकी कमिटमेंट और गहरी हो जाती है। टाइम चुपचाप आगे बढ़ता है जब तक एक ऑटम दोपहर को विन को एक केयर फैसिलिटी से कॉल नहीं आता। यू के बारे में नहीं, सनी के बारे में। मिस सनी हैज कोलैप्स्ड। वह सालों से ओवरवर्क कर रही थी और उसका शरीर हार मान गया है। सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही, वह आपको मांग रही है। विन तुरंत अपना शेड्यूल क्लियर करती है और उस छोटे शहर में ड्राइव करती है। अस्पताल के कमरे में एंटीसेप्टिक की तेज गंध है। सनी विन की याद से भी पतली है। उसका चेहरा पीला है, लेकिन उसकी आंखें अब भी साफ और जिद्दी है। सनी ऊपर देखती है और विन को देखती है और एक कमजोर स्माइल निकालती है। सीईओ विन, यू केम। विन बेड के किनारे बैठती है और सनी का पतला हाथ जेंटली पकड़ लेती है। डोंट कॉल मी सीईओ विन, जस्ट विन। सनी सिर हिलाती है अपनी सांस पकड़ते हुए। ओल्ड हैबिट, एंड यू रियली आर सीईओ विन। वह रुकती है। आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। देयर something I've been thinking about for a long time. I think you need to hear it. विन का सीना जकड़ जाता है। टेल मी। सनी की नजर खिड़की की ओर भटकती है, जैसे वो मेमोरी में पीछे पहुंच रही हो। नियन के जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था, डायरी में नहीं। उस दिन वो बहुत बुरी हालत में था, दर्द बहुत था और वो बेहोश हो रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, सनी अगर विन को कभी पता चले तो प्लीज उसे मेरी तरफ से कुछ बताना। सनी रुकती है, उसकी सांस फूल रही है। विन पानी की तरफ बढ़ती है। सनी हाथ हिलाकर मना करती है, उसने खत्म कर
करना है। उसने कहा, उससे कहना ज्यादा देर मत ग्रीव करना, अपने साथ रहने के लिए किसी को ढूंढना, उसे अकेला नहीं रहने देना जैसे मम्मी पापा ने छोड़ दिया था, और ये सुनिश्चित करना कि वो हर दिन कुछ गर्म खाए। सनी की आवाज हर शब्द के साथ धीमी होती जाती है। आखिरी शब्द मुश्किल से फुसफुसाहट है। विन के आंसू बिना आवाज के गिरते हैं। ज्यादा देर मत ग्रीव करना, किसी को ढूंढना, हर दिन कुछ गर्म खाना, ये उसकी आखिरी चिंताएं थी उसके लिए। विन अपना चेहरा सनी के हाथ में छिपा लेती है। उसकी आवाज टूट जाती है। दैट फूलिश किड, ही नेवर ब्लेम्ड यू फॉर एनीथिंग, ही ऑलवेज सेड हिज सिस्टर वॉज द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। कुछ दिनों बाद सनी पीसफुली पास हो जाती है। विन उसे नियन की कब्र के बगल में दफनाती है और सूरजमुखी का गुलदस्ता छोड़ती है। अब विन मील्स को सीरियसली लेना शुरू करती है। वह अपने लिए खाना बनाने के लिए किसी को हायर करती है। असली घर का खाना, धीमी आंच पर पके सूप। वह खुद भी थोड़ा कुक करना सीख जाती है। किचन की गर्माहट उसके अंदर कुछ सेटल करती है। एक शाम यू कॉल करता है। द प्रोजेक्ट वर्क्ड। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से चमक रही है। विन सुनती है और उसके होठों का कोना अपने आप ऊपर उठ जाता है। वह स्टडी में जाती है और माय फैमिली को देखती है। इस बार आंसू नहीं है, बल्कि वो एक खामोश वादा करती है। आई विल लिव वेल, आई विल कैरी योर लव विद मी। वह अब भी कब्रिस्तान जाती है, लेकिन अब ये पुराने दोस्तों से मिलने जैसा लगता है। वो चाय का थर्मोस लेकर जाती है। वो ड्राइंग बेडरूम में शिफ्ट हो जाती है। एक रिमाइंडर की प्यार अब भी वहां है। नियन एंड लकी फाउंडेशन हजारों सपोर्टर्स को एक साथ लाता है। अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम जाने बचाता है। हर बार जब वो ऐसी खबर सुनती है, उसके सीने में रिग्रेट थोड़ा हल्का हो जाता है। एक इंटरनेशनल चैरिटी फोरम में कोई कहता है कि नियन एंड लकी फाउंडेशन एक ईस्टर्न फिलॉसफी को कैरी करता है कि उन्हें सम्मान देना जो चले गए, यही है कि हम जीवितों को संजोना सीखें। विन मुस्कुराती है, एक असली मुस्कान। दैट हैज बिकम द पाथ आई वॉक यू का प्रोजेक्ट सक्सीड होता है। वो टेक वर्ल्ड में अपना नाम बनाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड विवियन को विन से मिलाने लाता है। विवियन ब्रिज्ड पोर्ट बनाती है और किसी तरह उसमें उनकी माँ की रेसिपी की गूंज होती है। विन के सीने में कुछ गर्म हिलता है। 10 साल गुजर जाते हैं। विन की कनपटियों पर सिल्वर थ्रेड्स दिखने लगते हैं। उसकी नजर शांत गहरी हो जाती है। वह डे टू डे से पीछे हटती है, स्ट्रेटेजी और फाउंडेशन पर फोकस करती है। वो अपने गार्डन को सूरजमुखी और सफेद गुलदाउदी से भर देती है। एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर उससे संपर्क करता है। नियन एंड लकी फाउंडेशन की कहानी बताना चाहता है। विन सोचती है, फिर मान जाती है, एक शर्त पर। इट हैज टू बी ऑनेस्ट। फोकस फाउंडेशन के काम पर होना चाहिए, मेरी पर्सनल स्टोरी पर नहीं। कैमरे पर वह कंपोज्ड है, प्रिसाइज है। जब डायरेक्टर पूछता है हाउ डिड यू मूव पास्ट दैट डार्कनेस, वह सिर हिलाती है। नॉट पास्ट इट, आई लर्न टू कैरी इट। द पीपल वी लव बिकम पार्ट ऑफ अस। द नियन एंड लकी फाउंडेशन इज अबाउट कैरिंग दैट लव फॉरवर्ड एंड टर्निंग ग्रीफ इनटू मोर लाइफ। डॉक्यूमेंट्री एक गहरा और स्थायी इंप्रेशन छोड़ती है। उसकी कहानी टूटने के बाद दोबारा बनने का एक मॉडल बन जाती है। यू की शादी में वो कपल को अल्टार पर देखती है, फिर नियन के लिए रिजर्व की गई खाली सीट की तरफ मुड़ती है। सम पीपल कांट बी हियर इन पर्सन, वो धीरे से कहती है, बट दे आर डेफिनेटली हैप्पी फॉर एस बी हैप्पी। विन विन एक दादी जैसी फिगर बन जाती है। छोटे क्विन को अपनी बाहों में पकड़ती है। बच्चे की आंखें उसकी याद में नियन की आंखों जैसी लगती है। वो स्ट्रॉलर को सूरजमुखी के बीच धकेलती है। दिस इज योर ग्रेट अंकल नियन एंड दिस इज लकी, दे बोथ लव यू सो मच। जब क्विन 3 साल का होता है, वह एक साफ मुलायम छोटी आवाज में पुकारता है, ग्रैंड मा विन। वह आवाज विन में धूप की तरह बहती है। विन क्विन को परिकथाएं पढ़ने में समय बिताने लगती है। हालांकि वह उस भारी नाम को बच्चे के सामने कभी जोर से नहीं कहती। फैमिली कंपनी एक इंडस्ट्री बेंचमार्क बन जाती है। नियन एंड लकी फाउंडेशन बढ़ता और फलता फूलता रहता है। विन और पीछे हटती है, अपने गार्डन की देखभाल करती है, फूलों को खिलते और गिरते देखती है। एक रात क्वीन आसमान के सबसे चमकीले तारे की तरफ इशारा करता है, ग्रैंड मा विन, दैट स्टार इज सो ब्राइट। विन धीरे से कहती है, मे बी दैट्स योर ग्रेट अंकल कीपिंग वॉच ओवर अस। विन के 70वें जन्मदिन पर यू उसे एक हैंडमेड फोटो एल्बम भेंट करता है। पहले पेज पर माय फैमिली है, वो ड्राइंग। उसके बगल में क्वीन की केयरफुल बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखा है, ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडमा, ग्रेट अंकल नियन लकी एंड अस। आखिरी कुछ पेज खाली है, उस पर एक नोट है, द डेज अहेड वी विल फिल देम इन टुगेदर। विन अपनी उंगलियां फोटोग्राफ्स पर फिराती है। उसकी आंखें गीली है, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। ये गिफ्ट उसे बताता है, नियन कभी नहीं बुलाया गया। वह इस फैमिली की याद में गर्मजोशी से बुना हुआ है। अपने बाद के वर्षों में वह पुराने सामानों को छांटती है, हर चीज पर ध्यान से लेबल लगाती है, ताकि क्वीन को पता हो कि फैमिली कहां से आई थी। अंत में वो सीईओ जिसने अपनी जिंदगी दूसरों को दी, शांति से गुजरती है। उसके आखिरी शब्द आंसुओं के बीच बोले गए, मॉम, डैड, नियन, you've come for me. I am sorry I didn't take care of Nian the way I should have. कमरे में किसी ने कभी किसी बूढ़ी औरत को ऐसे रोते नहीं देखा, लेकिन जब वो गई, सीईओ विन शांति में थी। उसके चेहरे पर एक बच्चे की तरह मुलायम, संतुष्ट स्माइल थी, जो आखिरकार घर लौट रहा।